हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 19 की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाईचंद रानी से कहता है कि बायू बिल्कुल ठीक हो गया है और वो लुक्सिन आइसलैंड पर है। और वहाँ पर ना सिर्फ उसने जिन गैदरिंग में पार्टिसिपेट किया, अपनी रियल आइडेंटिटी को भी सबके सामने लेकर आया। तब रानी कहती है कि बायू ने हम सबको धोखा दिया है, हम सोच रहे थे कि वो अपने मैंशन में हैं। तब बाईचंद कहता है कि हमें फादर को इस बारे में जल्दी से जल्दी बताना होगा। और फिर रानी राजा को बताने के लिए राजा के पास जाती है। राजा उस समय प्रिंस एन के साथ चेस खेल रहा होता है। रानी राजा के पास जाकर राजा से कहती है कि मुझे आपको कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। प्रिंस एन समझ जाता है कि रानी को पता चल गया है कि बायू महल में नहीं है, इसलिए प्रिंस एन पहले ही राजा को बता देता है कि बायू इलाज के लिए लुक्सिन आइसलैंड पर गया हुआ है। और ये बात उसने सिर्फ मेरे अलावा किसी को भी नहीं बताई। तब राजा कहता है कि इसका मतलब सबने मुझे धोखा दिया। मैंने कितनी बार बायू से मिलने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मुझे उसे नहीं मिलने दिया। तब प्रिंस एन कहता है कि बायू कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो बहुत ही खास पर्सन है। और दुश्मनों को उसकी कंडीशन का पता चल जाता तो ये हमारी ताइंजू की सेफ्टी के लिए ठीक नहीं होता, इसलिए जिकिंग और मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। और अब बायू बिल्कुल ठीक है। अगर आप उन पर ब्लेम लगाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तब राजा प्रिंस एन से कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक किया है। तब रानी को चुपचाप अपने महल वापस आना पड़ता है। बाईचंद रानी से पूछता है कि फादर ने क्या कहा। तब रानी कहती है कि प्रिंस एन ने बायू को आसानी से बचा लिया और उसे इस बात का क्रेडिट भी दे दिया कि वो ताइंगू की सेफ्टी के बारे में कितना सोचता है। और फिर बाईचंद रानी से पूछता है कि जो लेटर आपने जिकिंग के बारे में नंजाऊ भेजा था, क्या उसका कोई जवाब आया। तब रानी कहती है कि जवाब जल्दी ही आ जाएगा, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमें बस बैठकर तमाशा देखना है। वहीं दूसरी तरफ हम नंजाऊ के राजा और रानी को देखते हैं। नंजाऊ की रानी नंजाऊ के राजा से कहती है कि अगर जिकिंग सभी जगह से प्रतिरक्षित है तो ये मैटर काफी ज्यादा सीरियस है। तब नंजाऊ का राजा कहता है कि आइसलैंडर बहुत ही भयानक है, हमें हर हाल में उन्हें मारना ही होगा। तब नंजाऊ की रानी कहती है कि लेकिन वो फोर्थ प्रिंस कंसर्ट है, हमें आराम से काम लेने की जरूरत है। तब नंजाऊ का राजा कहता है कि उसकी आइडेंटिटी चाहे कुछ भी हो, अगर वो एक आइसलैंडर है तो उसे मरना ही होगा। लेकिन बायू के पास काफी अच्छी मिलिट्री सेना है और वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इसलिए हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। तब नंजाऊ की रानी कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, नंजाऊ में जल्दी ही फेस्टिवल होने वाला है और क्यों ना हम उन्हें यहाँ पर बुलाएं। और फिर रानी राजा के कान में अपना प्लान बताती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर लू सभी लोगों के साथ अपने घर वापस जा रहा होता है। मास्टर लू की छोटी बेटी सुयांग जंगचेन से कहती है कि झाड़ियों के पीछे मास्टर भाई तुम्हारा वेट कर रही है, हम लोग सबसे पीछे हैं, इसलिए तुम जाकर उनसे मिल लो, कोई भी तुम्हें नहीं पूछेगा। जिकिंग और बायू अपने कैरेज में बैठे ये कुछ सब कुछ सुन रहे होते हैं। और फिर जंगचेन मास्टर भाई से मिलने के लिए चुपके से वहां से चला जाता है। इसके बाद सभी लोग मास्टर लू के मेंशन में पहुंच जाते हैं। मास्टर लू की वाइफ बायू को वहां पर देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है और फिर मिसेज लू बायू का खुश होकर वेलकम करती है। इसके बाद वहां पर मास्टर लू की बड़ी बेटी आती। मास्टर लू बताता है कि बायू फोर्थ प्रिंस है। ये सुनकर मास्टर लू की बड़ी बेटी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और फिर मास्टर लू सभी को बताता है कि मैंने बायू की रियल आइडेंटिटी सबके सामने इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसकी आइडेंटिटी बहुत ही खास है और तुम सब लोग ये समझ रहे थे कि बायू मेरा नाजायज बेटा है, लेकिन वो मेरा एक बहुत ही प्यारा शिष्य है। और फिर जी किंग जानबूझकर मास्टर लू की बड़ी बेटी मीटिंग से कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है। तब मीटिंग अपने मदर और फादर से पूछती है कि जंगचेन कहाँ पर है। तब सुयांग कहती है कि जंगचेन बीच में ही रेस्ट करने के लिए साइड में चला गया था और उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा, शायद वो वहीं से ड्रिंक करने के लिए पहाड़ी के नीचे चला गया। तब मीटिंग कहती है कि वो ड्रिंक करने के लिए फिर से क्यों जाएगा, जंगचेन कहाँ पर है। और फिर मीटिंग मास्टर लू से कहती है कि हमें कुछ आदमियों को उसे ढूंढने के लिए भेजना चाहिए। तब मास्टर कहता है कि ठीक है। तब सुयांग कहती है कि हो सकता है कि जब वो आराम कर रहा हो तो कुछ जहरीले कीड़ों ने उसे काट लिया हो। तब मीटिंग सुयांग से कहती है कि अपना मुंह बंद रखो। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मीटिंग भागती हुई अपने मदर और फादर के पास आती है और कहती है कि जंगचेन अभी तक घर नहीं आया है, मेरे सास ससुर बई फैमिली के पास गए हैं और कह रहे हैं कि जंगचेन को वापस करो। तब मास्टर लू कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, क्या जंगचेन का बई फैमिली के साथ कोई रिलेशन है। तब मीटिंग कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, हमें वहां चलकर देखना होगा। तब मास्टर लू कहता है कि ठीक है, लेकिन तभी सुयांग आकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर जंगचेन का बई फैमिली के साथ कोई रिलेशन है भी तो इसे लू फैमिली को कोई मतलब नहीं है, हमें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मीटिंग सुयांग को पीछे हटा देती है और मीटिंग अपने मदर फादर के साथ वहां से चली जाती है। तब सुयांग भी उनके साथ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जंगचेन के पेरेंट्स
बई फैमिली के घर के बाहर आवाज लगा रहे होते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे जंगचन को वापस करो। बई फैमिली के गार्ड उन्हें पीछे धकेलते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा बेटा नहीं है, यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो लोग जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि जंगचन को वापस करो। तभी लू फैमिली वहाँ पर पहुँच जाती है और मिस बई भी वहाँ पर आ जाती है। मास्टर लू जंगचन के पेरेंट्स से पूछते हैं कि जंगचन यहाँ पर क्या कर रहा है। तब जंगचन के पेरेंट्स बताते हैं कि मेरा बेटा काफी टाइम से मिस बई के साथ लिंक में है। हमने उसे मना करने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन उसने हमारी एक भी नहीं सुनी। इनसे कहो कि हमारा बेटा वापस करे। तब मास्टर लू मिस बई से कहते हैं कि सच बताओ कि जंगचन कहाँ पर है। तब मिस बई कहती है कि सुयांग कहाँ पर है। तब सुयांग आगे आती है। मिस बई सबको बताती है कि सुयांग ने ही जंगचन को मार डाला है। सुयांग काफी टाइम से मेरे लिंक में है और जंगचन हमारे बीच का एक जरिया था, इसलिए सुयांग ने उसे मार दिया। लेकिन सुयांग सबसे कहती है कि मिस बई मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, मिस बई ने ही जंगचन को मारा है। और फिर सुयांग मीटिंग और अपने पेरेंट्स को बताती है कि जंगचन का मिस बई के साथ अफेयर चल रहा था। और फिर जंगचन के पेरेंट्स भी बताते हैं कि मिस बई का 5 सालों से जंगचन के साथ अफेयर चल रहा था। तब मास्टर लू मिस बई से कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी वहाँ पर मिस बई का फादर आ जाता है और मास्टर लू से कहता है कि मेरी बेटी पर इल्जाम लगाना बंद करो। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बेटी सुयांग और तुम्हारे दामाद का ही आपस में अफेयर चल रहा था और अब वो लोग मेरी बेटी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर तभी जंगचन वहाँ पर आ जाता है। जंगचन को जिंदा देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जंगचन शुआंग और मिस बई दोनों से कहता है कि तुम दोनों ने मुझे मारने की कोशिश की। इसके बाद जंगचन सभी को बताता है कि मिस बई के साथ मेरा काफी टाइम से अफेयर चल रहा है और हम दोनों एक साथ काफी बार टाइम स्पेंड करते हैं। और मिस बई को इस बात का डर था कि कहीं फैमिली रैंकिंग कंपटीशन में बायू की वजह से लू फैमिली ना जीत जाए, इसलिए उसने मुझे बायू को जहर देने के लिए भी कहा था और मैं बई फैमिली में शामिल होना चाहता था, इसलिए मैंने मिस बई की बात मान ली। और सुयांग पूरी लू फैमिली की हेड बनना चाहती थी, इसलिए इन सब में उसने भी मेरा साथ दिया। लेकिन जब इन्हें खतरा महसूस हुआ तो सुयांग ने मुझे मारने की कोशिश की। मिस बई जंगचन से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें मार दूंगी। तब मिस बई का फादर उसे अंदर ले जाता है और यहाँ पर सारी बातों का खुलासा हो जाता है। घर आने के बाद मास्टर लू सबसे पहले सुयांग को पनिशमेंट देते हैं और उसे कहते हैं कि अपना सारा सामान लेकर मैंशन को छोड़कर पहाड़ के नीचे वाले घर में चली जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। लेकिन सुयांग कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं आपकी बेटी हूँ। तब मास्टर लू कहता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं बायू के साथ नाइंसाफी करूंगा, इस बार तुम्हारी गलती माफी लायक नहीं है। मास्टर लू की वाइफ मास्टर लू को मनाने की कोशिश करती कि सुयांग को छोड़ दो, लेकिन मास्टर लू नहीं मानता और सुयांग को कुछ गार्ड वहाँ से लेकर चले जाते हैं। इसके बाद मास्टर लू मीटिंग से कहता है कि जंगचन ने जो गलती की है इसके बाद वो लू फैमिली में नहीं रह सकता। तुमने उसका असली चेहरा देख लिया है, या तो तुम्हें जंगचन को डिवोर्स देना होगा और अगर तुम जंगचन के साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें लू मैंशन छोड़कर जंगचन की फैमिली के साथ ही रहना होगा। तब मीटिंग कहती है कि मैं जंगचन की फैमिली में नहीं जाऊंगी, मैं जंगचन को डिवोर्स दूंगी। जंगचन पहले तो मीटिंग को फुसलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब जंगचन देखता है कि मीटिंग उसे डिवोर्स दे देगी तब जंगचन कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा और तुम्हें वहाँ पर टॉर्चर करूंगा। और तभी बायू वहां पर आ जाता है और जंगचन को लात मारकर गिरा देता है। जंगचन बायू को देखकर डर जाता है। इसके बाद मास्टर लू जंगचन को डिवोर्स का कागज देता है और जंगचन भी उस कागज पर साइन कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बायू और जीकिंग तांग्यू आने के लिए लू मैंशन से निकलते हैं और वो मास्टर लू से कहते हैं कि आपने बायू की जान बचाई है, इसलिए जब भी आपको जरूरत होगी हम लोग आपके लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बायू और जीकिंग राजा से मिलते हैं। राजा बायू से कहता है कि क्या तुम लोग लुक्सिन आइसलैंड पर गए थे। तब बायू कहता है कि हाँ। रानी बात को भड़काते हुए कहती है कि शायद फोर्थ प्रिंस को अब हमारी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। तब बायू राजा से कहता है कि ये मेरी गलती है, फादर आप मुझे माफ कर दीजिए। तब राजा कुछ नहीं कहता और फिर राजा बायू से कहता है कि क्या तुमने वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी रिवील की। इसके बाद रानी मिर्च मसाला लगाते हुए कहती है कि रॉयल फैमिली के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या ये ठीक था कि तुमने वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को रिवील किया। तब बायू कहता है कि लुक्सिन आइसलैंड पर फैमिली रैंकिंग कंपटीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमारी रॉयल फैमिली का दबदबा उन परिवारों पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ये हमारे लिए अच्छी बात है। तब राजा ये बात भी सुनकर खुश हो जाता है। इसके बाद राजा बायू और जिकिंग से कहता है कि नंजाऊ ने तुम लोगों के लिए इनविटेशन भेजा है क्योंकि नंजाऊ में एक फेस्टिवल होने वाला है। बायू कहता है कि हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हम आज ही वहाँ के लिए निकलेंगे। रानी फिर से कहती है कि तांग्यू में फोर्थ प्रिंस का नाम बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए तो इनविटेशन यहाँ ना आकर
फोर्थ प्रिंस के मेंशन पर गया। तब जिकिंग बात को संभालते हुए कहती है कि बायू फोर्थ प्रिंस है और वॉर के लिए भी जाता है। ये इनविटेशन एक चेतावनी है। अगर ये इनविटेशन राजा के महल में आता तो क्या राजा वॉर के लिए जाते? इस बात पर राजा कुछ नहीं कह पाता और फिर जिकिंग और बायू अपने मेंशन आ जाते हैं। इसके बाद हम बायू और बायू के फ्रेंड सीतू हनन को देखते हैं। सीतू हनन बायू से कहता है कि मैं कितने दिनों से यहाँ पर आया हुआ हूँ और तुम आते ही जाने की बात कर रहे हो। इसके बाद सीतू हनन बायू से कहता है कि शाइनर ने सबको बता दिया है कि उसने एक रात तुम्हारे साथ गुजारी है। मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मेरे पेरेंट्स जल्दी शादी के लिए तुम्हारे पास एक लीगल नोटिस भेजेंगे, इसके लिए तुम तैयार रहना। और फिर सीतू हनन बायू से कहता है कि क्या तुम शाइनर से शादी नहीं कर सकते? तब बायू सीतू हनन से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात में बायू नंजाऊ का नक्शा देख रहा होता है और तभी जिकिंग वहां पर आती है। बायू जिकिंग को बताता है कि नंजाऊ में 3 स्टेट्स के अपने अलग अलग चिन्ह हैं और फिर बायू जिकिंग को एक चिन्ह दिखाता है। जिकिंग पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला? तब बायू कहता है कि मुझे चुंशी वैली से मिला था, जहाँ पर हमने लाइसंग का एक नया पीस सुना था। और फिर बायू जिकिंग को बताता है कि ये चिन्ह नंजाऊ की जगह आइस पूल को रिप्रेजेंट करती है। तब जिकिंग कहती है कि आइसोलेटेड आइसलैंड और नंजाऊ के आइस पूल का आपस में क्या कनेक्शन है? तब बायू कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं इसे फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जरूर इन दोनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है। इसके बाद जिकिंग बायू से कहती है कि नंजाऊ एक गर्म देश है, तो वहां पर आइस पूल जैसी जगह कैसे हो सकती है? तब बायू कहता है कि नंजाऊ पूरे लोंगियन कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा जादुई जगह है, उसका क्लाइमेट बहुत ही डिफरेंट है और आइस पूल भी उन्हीं अजूबों में से एक है। और फिर बायू जिकिंग से कहता है कि नंजाऊ हमेशा से मेरे लिए चिंता का विषय रहा है, क्योंकि नंजाऊ का राजा एक महत्वाकांक्षी इंसान है, लेकिन फिर भी वो सभी देशों के साथ शांति से रहता है। नंजाऊ के पास काफी ज्यादा जनजातियां हैं और अगर नंजाऊ के साथ वॉर हुआ तो ये बहुत ही भयानक होगा। बायू जिकिंग को मैप में दिखाता है कि ये नंजाऊ की मेडिसिन ट्राइब है, जो कि इजीली अपने आप को डिफेंड कर लेते हैं और इन पर अटैक करना बहुत ही मुश्किल है। अगर वॉर हुआ तो कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तब जिकिंग बायू से कहती है कि आप सच में काफी ज्यादा दूरदर्शी हैं। तब बायू कहता है कि क्या सच में? और ये बोलते हुए बायू जिकिंग के क्लोज आ जाता है। तब जिकिंग बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिकिंग और बायू नंजाऊ के लिए निकलते हैं। जिकिंग रास्ते में एक जगह रुककर नंजाऊ का नक्शा देख रही होती है। तब सीतू हनन जिकिंग से पूछते हैं कि तुम इतनी देर से क्या देख रही हो? क्या इसमें आइसोलेटेड आइसलैंड के बारे में कुछ लिखा है? तभी बायू वहां पर आता है और जिकिंग से कहता है कि सीतू हनन भी हम में से एक है, इसे सब कुछ पता है, मैंने इसे सब कुछ बता दिया है। तब जिकिंग सीतू हनन से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि आइसलैंडर कैसे दिखते होंगे? तब सीतू हनन कहता है कि अगर मुझे पता होता तो हम नंजाऊ क्यों जाते। और फिर वो कहता है कि नंजाऊ एक अजीब देश है, इतने सालों में उसने कभी भी पड़ोसी राज्यों को इस फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के लिए नहीं बुलाया। और फिर हम देखते हैं कि बाली और उसका साथी भी बायू और जिकिंग का पीछा करते हुए नंजाऊ जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिलिंग की प्रिंसेस फियान भी नंजाऊ फेस्टिवल के लिए नंजाऊ पहुंचती है और वही डोंगलिंग की प्रिंसेस जाओशी भी नंजाऊ पहुंचती है। प्रिंसेस फियान अपने सर्वेंट से कहती है कि हमारे घोड़े यहाँ के सबसे बेस्ट घोड़े हैं, इसलिए हमारे घोड़े को अच्छे से ख्याल रखना। और इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। जाओशी ये देखकर मिस्टर लीगे से कहती है कि इस औरत को किस बात का इतना घमंड है। तब मिस्टर लीगे जाओशी से कहता है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, ये नंजाऊ है, इसलिए बिना बात की मुसीबत मोल मत लेना। तब जाओशी मिस्टर लीगे से कहती है कि मुझे पता चला है कि बायू और जिकिंग भी यहाँ पर आएंगे और पिछली बार प्रिंसेस फियान को जिकिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस झेलना पड़ा था, इसलिए इस बार वो अपना बदला जरूर लेने की कोशिश करेगी, इसलिए तुम उन दोनों के मैटर में मत पड़ना। तब मिस्टर लीगे जोशी से कहता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तुम मुझे बेकार की सलाह मत दो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बायू और जिकिंग भी नंजाऊ पहुंचते हैं और उनके साथ सीतू हनन भी होता है। और तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसे देखकर सीतू हनन भागने लगता है, लेकिन वो लड़की सीतू हनन को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो। उस लड़की को देखकर जिकिंग बायू से पूछती है कि ये लड़की कौन है। तब बायू बताता है कि ये लड़की हमारे पड़ोसी राज्य की राजकुमारी है और ये सीतू हनन को पसंद करती है, लेकिन सीतू हनन हमेशा ही इसे बचकर भागता रहता है। इस लड़की का नाम चिन है। और तभी हम देखते हैं कि सीतू हनन चिन से बचकर भाग जाता है और चिन उसका पीछा करते हुए उसके पीछे भागती है। और फिर तभी वहां पर एक सर्वेंट आता है और जिकिंग से कहता है कि नंजाऊ के राजा ने आपके लिए ये वस्त्र भेजे हैं। तब जिकिंग कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है।
इसके बाद चिन जिकिंग से पूछती है कि तुम कौन हो और सीतू हनन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। लेकिन जिकिंग चिन को बिना कुछ बताए कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। फिर चिन बायु से पूछती है कि ये औरत कौन है। तब बायु बताता है कि जिकिंग तुम्हारी भाभी है। और फिर बायु चिन से कहता है कि जल्दी से बनाना फिनिश करो, फिर मैं तुम्हें सीतू हनन को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बाद जिकिंग कपड़े चेंज करके बाहर आती है। जिकिंग के मेट जिकिंग से कहती है कि आप इन कपड़ों में काफी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। तभी वहाँ पर सीतू हनन आता है। जिकिंग से पूछता है कि बायु कहाँ पर है। तब जिकिंग कहती है कि मुझे नहीं पता, वो शायद आसपास में कहीं घूम रहा होगा। तब सीतू हनन कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि प्रिंसेस फियान उसे अपने चंगुल में फंसा लेगी। तब जिकिंग कहती है कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है और तुम दोनों के बीच में एक रोमांटिक हिस्ट्री है। तब सीतू हनन कहता है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, हमारे बीच सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वही है जो मेरा पीछा करती रहती है। और फिर सीतू हनन बायु को ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम नंजाओ के राजा रानी और उनके मिनिस्टर को देखते हैं। नंजाओ का राजा अपने मिनिस्टर से पूछता है कि क्या सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तब मिनिस्टर कहता है कि मैंने सारी अरेंजमेंट कर दी है, हम जिकिंग को फोग वैली ले जाकर उसकी जहर से प्रतिरक्षित होने की कैपेसिटी को अच्छे से जांच कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पॉइजनस क्रिएचर हैं, इससे हमें जिकिंग की सच्चाई का अच्छे से पता चल जाएगा। तब नंजाओ का राजा कहता है कि ध्यान रखना कि कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे। तब मिनिस्टर कहता है कि हम नंजाओ के नक्शे पर सांप की हड्डी को घुमाएंगे और वो जहाँ पर भी इंडिकेट करेगी हम सभी वहाँ पर ही घूमने जाएंगे। मैंने ये सब काफी बार किया है, इसलिए मैं उस सांप की हड्डी को फ्रॉग वैली पर इंडिकेट करवाऊंगा और फिर हम वहाँ पर जिकिंग की सभी जहरों से प्रतिरक्षित होने की जाँच कर सकते हैं। तब राजा कहता है कि ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम जिकिंग और बायु को देखते हैं। बायु जिकिंग को बताता है कि नंजाओ के लोग एक सांप की हड्डी को ऐप पर घुमाकर ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें कहाँ पर जाना है। तब जिकिंग कहती है कि और आइस पूल कहाँ पर है। तब बायु नक्शे में जिकिंग को आइस पूल के डायरेक्शन के बारे में बताता है और कहता है कि नंजाओ में हमारे हर कदम को मॉनिटर किया जा रहा है, हमारा वहाँ पर अकेले जाना बहुत ही इम्पॉसिबल है, इसलिए हमें वहाँ पर सबके साथ ही जाना होगा और इसके लिए हमें लंगिया माउंटेन पर जाना होगा क्योंकि वो आइस पूल के नजदीक है। और तभी शैडो वहाँ पर आता है और बायु से कहता है कि नंजाओ का राजा आपसे मिलना चाहता है और फिर बायु वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लीगे जिकिंग के पास आता है। जिकिंग मिस्टर लीगे से कहती है कि क्या तुम नंजाओ में भी किसी मिशन पर आए हो। तब मिस्टर लीगे कहता है कि तुम ठीक कह रही हो और फिर मिस्टर लीगे जिकिंग से पूछते हैं कि क्या तुमने अपनी गुजिन की प्रैक्टिस की है। तब जिकिंग कहती है कि मैंने 7 वॉल्यूम कंप्लीट कर लिए हैं और फिर जिकिंग वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर जाओशी आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे भाई से क्या बात कर रही थी और मेरे आते ही तुम इस तरह से जा रही हो, अगर बायु ने तुम्हें इस तरह देख लिया तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। तब जिकिंग कहती है कि तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये सब हैंडल कर लूंगी। और तभी वहाँ पर मिस्टर लीगे आता है और जाओशी को फोन करता है कि अगली बार से हैन जिकिंग के साथ इस तरह का बिहेव मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें इमीडिएटली डोंगलिंग वापस भेज दूंगा। और वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नंजाओ फेस्टिवल के लिए आए सभी लोग एक टेंपल में इकट्ठा होते हैं और सभी वहाँ पर हाथ जोड़कर प्रे कर रहे होते हैं। ताइयान की प्रिंसेस चिन जिकिंग से पूछती है कि सीतू हनन तुम्हारे साथ क्यों आया है। तब जिकिंग चिन से कहती है कि तुम खुद ही उसे बाद में पूछ लेना। तब चिन कहती है कि वो मुझे नहीं बता रहा, प्लीज तुम मुझे बताओ। जिकिंग चिन को चुप रहने के लिए कहती है लेकिन चिन चुप नहीं रहती। तब जिकिंग चिन को एकदम से पीछे धकेलती है जिससे चिन प्रिंसेस फियान पर गिर जाती है। प्रिंसेस फियान चिन पर गुस्सा होने लगती है। तब चिन प्रिंसेस फियान से कहती है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। नंजाओ का राजा ये सब देखकर अपने गार्ड को बुलाता है और कहता है कि राजकुमारी चिन और राजकुमारी फियान को यहाँ से बाहर ले जाओ। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो यहाँ पर अच्छे से प्रे कर रही थी, चिन ने ही मुझे पुश किया। और फिर प्रिंसेस फियान अपने कपड़े चेंज करने के लिए वहाँ से चली जाती है और फिर नंजाओ का राजा ताइयान की प्रिंसेस को वहाँ से बाहर निकालने के लिए कहता है। प्रिंसेस चिन नंजाओ के राजा से कहती है कि मुझे यहाँ के रूल्स रेगुलेशन नहीं पता, मैं बस 4th प्रिंसेस से कुछ बात कर रही थी और मैं अपना बैलेंस खो बैठी और एक्सीडेंटली जिलिंग की प्रिंसेस पर गिर गई, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप जिकिंग से पूछ सकते हैं। लेकिन नंजाओ का राजा अपने गार्ड से कहता है कि तायन की प्रिंसेस को यहाँ से बाहर निकाल दो। वी जिकिंग बीच में बोलती है और कहती है कि प्रिंसेस चिन ठीक कह रही है, वो गलती से प्रिंसेस फियान पर गिर गई थी। तब नंजाओ का राजा मान जाता है। तब प्रिंसेस चिन जिकिंग को थैंक यू बोलती है और इसके बाद नंजाओ का राजा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम नंजाओ के राजा और रानी को देखते हैं। नंजाओ का राजा नंजाओ की रानी से कहता है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए और बायु को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। तब रानी कहती है कि ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि नंजाओ का मिनिस्टर एक सांप की हड्डी को नंजाओ के नक्शे पर घुमाता है और प्रे करता है, लेकिन जिकिंग बीच में एक चुंबक की हेल्प से चुपके से स्नेक को लंगिया माउंटेन पर
डेविएट करती है। नंजाओ का मिनिस्टर कहता है कि इस बार प्योर वाटर लंग्या माउंटेन पर निकलेगा। ये देखकर नंजाओ का राजा और नंजाओ की रानी दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और फिर नंजाओ का राजा कहता है कि ठीक है, हम सभी साथ मिलकर वहां पर जाएंगे। और फिर हम नंजाओ के राजा, रानी और मिनिस्टर को अकेले में देखते हैं। नंजाओ का राजा रानी और मिनिस्टर पर गुस्सा करता है और कहता है कि ये सब कैसे हो सकता है। तब मिनिस्टर कहता है कि मैंने स्नेक की बोन को फोग वैली पर डेविएट किया था, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो गया। हैंजी किंग को वहां पर फंसाने के लिए हमने सारे जाल बिछा दिए थे, लेकिन अब हम लोग वहां पर नहीं जा सकते। तब नंजाओ की रानी कहती है कि प्लीज अब शांत हो जाइए, मेरे पास एक और प्लान है। और फिर रानी राजा से कहती है कि लंग्या माउंटेन जाने के लिए हमें लिंगशी रिवर पास करनी होती है। लिंगशी रिवर का पानी पॉइजनस है कि कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन उस पानी को टच कर ले तो वो आधे घंटे में मर जाएगा, इसलिए हम लंग्या माउंटेन उस नदी में बोट के थ्रू जाएंगे। तब राजा कहता है कि ठीक है। अब नेक्स्ट दिन में हम जिकिंग और बायू को उसके रूम में देखते हैं। तभी वहाँ पर शैडो आता है और कहता है कि मुझे खबर मिली है कि हम लंग्या माउंटेन कल जाएंगे और हम वहाँ पर पानी के थ्रू जाएंगे। तब बायू कहता है कि नंजाओ का राजा अचानक से लिंगशी रिवर के थ्रू लंग्या माउंटेन क्यों जा रहा है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। अब नेक्स्ट दिन में हम बूढ़े आदमी को देखते हैं जो नदी में सब्जियां धो रहा होता है और तभी उस आदमी के पास बाली आता है। वो बूढ़ा आदमी बाली से पूछता है कि तुम कहाँ पर थे, मैंने तुम्हें इतने दिनों से नहीं देखा। तुम अच्छे भले मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन फिर तुम अचानक से पैसों के लिए आइसलैंडर को ढूंढने लगे। तब बाली बूढ़े आदमी से कहता है मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छी जिंदगी जिए। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहे, बल्कि तुम उनसे अपना बदला लेना चाहते हो। और फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम कोई साधारण लड़के नहीं हो। जब बचपन में तुम मुझे मिले थे, तुम्हारे ऊपर एक गोल्डन लाइट चमक रही थी, जिसका मतलब है कि तुम कोई साधारण लड़के नहीं हो। मैंने आर्ची पैवेलियन की बुकों में इस बारे में पढ़ा और मुझे पता चला तुम गोल्डन मरफ्लोक जनजाति से बिलोंग करते हो। तब बाली कहता है कि आप मुझे इस बारे में पहले ही बता चुके हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पूरी जाति क्यों खत्म हो गई। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि आइसलैंडर ने उन सभी को मार दिया और उनकी छाती में जो लाल रूबी थी उसका यूज करके आइसलैंडर ने एक पावरफुल खंजर बनाया था। तब बाली पूछते हैं कि फिर वो खंजर अब कहाँ है। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता, पैवेलियन की बुकों में इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। और फिर बाली उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि नंजाऊ में कुछ गेस्ट आए हैं और राजा ने हमें ऑर्डर किया है कि हमें उनके साथ रहना है और उन लोगों के लिए हर चीज की व्यवस्था करनी है। तब बाली सोचता है कि जरूर वहाँ जिकिंग भी आई होगी और फिर वो बूढ़े आदमी से कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो वो बूढ़ा आदमी मान जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम नंजाऊ की रानी को देखते हैं, जिसके पास मिस्टर लीगे आता है और मिस्टर लीगे रानी से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई इन्फॉर्मेशन है। तब रानी मिस्टर लीगे से कहती है कि तुम यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आई हो, मैंने तुम्हें कितने टाइम से नहीं देखा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। लेकिन मिस्टर लीगे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो शायद मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तब रानी मिस्टर लीगे से कहती है कि मेरे पास जिकिंग की न्यूज है, अगर तुम इसे सुनना चाहो तुम रुक सकते हो। मिस्टर लीगे पूछते हैं कि क्या बात है। रानी मिस्टर लीगे से पूछती है कि क्या तुम दोनों क्लोज हो। आज के सेलिब्रेशन में मैंने तुम्हें देखा था कि तुम हर टाइम उसे ही देख रहे थे। तब मिस्टर लीगे कहता है कि डोंगलिंग और तैंग्यू में हमेशा झगड़े चलते रहते हैं, मैं उसके क्लोज कैसे हो सकता हूँ। तब रानी कहती है कि फिर तो ठीक बात है, ऐसे भी उस औरत की आइडेंटिटी काफी ज्यादा सस्पिशियस है। राजा को शक है कि उसकी बॉडी सभी जहरों से प्रतिरक्षित है और वो शायद आइसोलेटेड आइसलैंड की मेंबर है। तब मिस्टर लीगे रानी से पूछता है कि राजा क्या प्लान कर रहे हैं। तब रानी कहती है कि राजा जिकिंग की ट्रू आइडेंटिटी का टेस्ट करना चाहते हैं। मिस्टर लीगे कहता है कि वो टेस्ट कैसे करेंगे। तब रानी कहती है कि डोंगलिंग का इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। तब मिस्टर लीगे कहता है कि तैंग्यू से रिलेटेड हर कुछ जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि राजा क्या करना चाहता है। तब रानी कहती है कि मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता है और फिर मिस्टर लीगे वहाँ से चला जाता है और नंजाओ की रानी भी वहाँ से जाने लगती है। फिर रास्ते में नंजाओ की रानी को प्रिंसेस फ्यान मिलती है। नंजाओ की रानी प्रिंसेस फ्यान की तारीफ करती है और कहती है कि पता नहीं बायू अंधा है क्या जो उसने तुम्हें छोड़कर जिकिंग को पसंद किया, लेकिन तुम चिंता मत करो, संसार में और भी अच्छे आदमी हैं, हो सकता है कि नंजाओ में इस बार तुम्हें कोई अच्छा हस्बैंड मिल जाए। अब प्रिंसेस फ्यान रानी से कहती है कि मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है, आप इसकी चिंता मत करें और फिर प्रिंसेस फ्यान वहाँ से चली जाती है। रानी खुद से ही कहती है कि ये औरत इतनी ज्यादा घमंडी क्यों है। नेक्स्ट सीन में हम जिकिंग, बायू और सीतू हनन को देखते हैं और तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है जो बायू से कहता है कि राजा आपके साथ चेस खेलना चाहते हैं। बायू जिकिंग से ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि अपना ख्याल रखना और फिर तभी वहाँ पर तायन की प्रिंसेस चिन आ जाती है, जिसे देखते ही सीतू हनन वहाँ से भाग जाता है।
तब प्रिंसेस चिन भी उसका पीछा करते हुए वहाँ से चली जाती है। सीतू हनन प्रिंस चिन से बचने के लिए एक जगह पर छुप जाता है, लेकिन चिन उसे ढूंढ लेती है और सीतू हनन से कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक भागते हो। सीतू हनन चिन से कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, एक आदमी और एक औरत को हमेशा थोड़ा दूर रहना चाहिए। चिन कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुमने मुझे नहाते हुए देखा है। तब सीतू हनन कहता है कि वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं जानबूझकर वहाँ पर नहीं गया था, मैं गलती से तुम्हारे बाथरूम में पहुँच गया था। तब चिन कहती है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। और फिर सीतू हनन फिर से वहाँ से भाग जाता है और चिन उसका पीछा करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिकिंग के पास मिस्टर ली गया आता है और जिकिंग से कहता है कि तुम्हारे लिए जाल बनाया गया है, इसलिए तुम सावधान रहना। और इतना कहकर मिस्टर ली जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चिन जिकिंग के पास आती है और जिकिंग से कहती है कि प्रिंसेस फियान जब भी तुम्हें देखती है तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगी, तुम उसे सावधान रहना। और फिर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो जिकिंग से कहता है कि नंजाओ की रानी ने आपको चाय पीने के लिए बुलाया है। तब जिकिंग कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उस सर्वेंट के वहाँ से जाने के बाद चिन जिकिंग से कहती है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, नहीं तो रानी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। जिकिंग चिन के साथ रानी से मिलने शिप पर जाती है और वहाँ पर सारी फीमेल होती हैं। नंजाओ की रानी सभी को उस नदी के बारे में बताती है। चिन रानी से कहती है कि मैंने सुना है कि इस नदी पॉइजनस है। तब रानी कहती है कि हाँ, अगर कोई भी इस नदी के पानी को टच कर दे तो वो आधे घंटे के अंदर मर जाएगा। और तभी नंजाओ की रानी के कहने पर एक मेड चुपके से जिकिंग को धक्का दे देती है, जिससे जिकिंग नदी में गिर जाती है। जिकिंग के मेड और चिन चिल्लाने लगते हैं कि किसी तरह जिकिंग को नदी से बाहर निकालो। और नंजाओ की रानी भी घबराने का नाटक करती है और कहती है कि किसी तरह जिकिंग को बाहर निकालो। और तभी वहाँ पर मिस्टर ली आता है जो अपने हाथों से एक रस्सी निकालकर जिकिंग को पानी से ऊपर खींच लेता है। जिकिंग डरने का नाटक करती है और कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी मर जाऊंगी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। जिकिंग ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि वो समझ गई होती है कि नंजाओ के राजा और रानी ने उसका टेस्ट करने के लिए जाल बिछाया है। नंजाओ की रानी अपने सर्वेंट से शहर को उतारने वाली गोली लाने के लिए कहती है। तब सर्वेंट कहता है कि हम जहाज पर उसे लाना भूल गए, वो तो हमारे कैरेज पर है। तब रानी सर्वेंट को डांटती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं था कि हम इस रिवर को पार करने वाले हैं, अगर हम लोग अब उस गोली को लेने के लिए गए तब तक तो जिकिंग मर जाएगी। और फिर नंजाओ की रानी जिकिंग को कंबल उड़ाती है, लेकिन जिकिंग नंजाओ की रानी को अपने साथ खींचकर पानी में गिर जाती है और दोनों पानी में गिर जाती हैं। नंजाओ की रानी हेल्प के लिए चिल्लाती है और उसी वक्त वहाँ पर बायू और नंजाओ का राजा भी आ जाता है। इसके बाद दोनों राजकुमारियों को पानी से बाहर निकाला जाता है। नंजाओ की रानी राजा से कहती है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, और वहीं जिकिंग तो बीमार होने का बहुत ज्यादा नाटक कर रही होती है। बायू जिकिंग को देखकर नंजाओ के राजा से कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, हम आपके गेस्ट हैं। नंजाओ का राजा बायू से कहता है कि तुम चिंता मत करो, किसी को भी कुछ नहीं होगा। और फिर वो अपने सर्वेंट से कहता है कि पॉइजन को खत्म करने वाली गोली कहाँ पर है। तब वो सर्वेंट कहता है कि एंटीडोट तो हमारे कैरेज पर रह गया। तब राजा कहता है कि ध्यान से याद करो, अगर दोनों प्रिंसेस में से किसी को भी कुछ हो गया तो उनके साथ तुम भी मरोगे। तब वो सर्वेंट कहता है कि मुझे याद आया कि मैंने इमरजेंसी के लिए एंटीडोट का एक पाउच अपने पास रखा था। और फिर वो पॉइजन का एंटीडोट राजा को दे देता है, जिसके बाद दोनों प्रिंसेस को एंटीडोट दिया जाता है और जिकिंग की आइडेंटिटी रिवील नहीं हो पाती। अब रूम में आने के बाद सीतू हनन जिकिंग और बायू से कहता है कि तो जिकिंग ने क्लेवरली नंजाओ की रानी को अपने साथ पानी में खींच लिया था, नहीं तो नंजाओ का राजा बिल्कुल भी एंटीडोट नहीं देता और जिकिंग की आइडेंटिटी रिवील हो जाती। मुझे लग रहा है कि नंजाओ का ये ट्रिप काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तुम दोनों को सावधान रहना चाहिए। जब जिकिंग पानी में गिरी थी तब प्रिंसेस फियान काफी ज्यादा हंस रही थी। मुझे नहीं पता कि वो भी इन सब में इन्वॉल्व थी या नहीं, लेकिन वो भी जिकिंग को नुकसान पहुंचाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ हम नंजाओ के राजा और रानी को देखते हैं। नंजाओ का राजा नंजाओ की रानी से कहता है कि मुझे पता है कि आज तुम बहुत ज्यादा डर गई होगी। तब रानी कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने आपका प्लान खराब कर दिया। तब राजा कहता है कि ऐसे तो जिकिंग ने आज कोई भी सस्पिशियस साइन नहीं दिखाया, लेकिन मुझे लगता है कि अब भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम एक बार फिर से उसे टेस्ट करेंगे। और फिर वो अपनी रानी से पूछता है कि कल के गुचिंग कंपटीशन के लिए क्या तुमने तैयारियां कर ली है। तब रानी कहती है कि हाँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसेस फियान नंजाओ की रानी के पास आती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आज जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक इंसिडेंट था, जिकिंग ने जानबूझकर आपको पानी में गिराया था। तब नंजाओ की रानी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे और जिकिंग के बीच झगड़ा है, लेकिन वो सिर्फ एक इंसिडेंट था। और फिर रानी वहां से चली जाती है, लेकिन प्रिंसेस फियान को अब भी लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो जिकिंग ने जानबूझकर किया था। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिकिंग अपने कमरे में आराम से बैठी होती है और तभी वहां से प्रिंसेस फियान जा रही होती है। प्रिंसेस फियान जिकिंग से कहती है कि देख लेना, आज के गुचिन कंपटीशन में मैं ही विनर रहूंगी। तब जिकिंग कहती है कि ये तो टाइम ही बताएगा। और फिर हम सभी को एक हॉल में देखते हैं जहाँ पर गुचिन का कंपटीशन होने वाला होता है और फिर सभी प्रिंसेस के बीच चिन कंपटीशन शुरू होता है। एक एक करके बहुत सारी राजकुमारियां चिन बजाती है
और फिर जाओ शी चिन बजाती है, लेकिन वो भी ठीक ठाक ही चिन बजाती है। इसके बाद प्रिंसेस फियान गुचिन बजाना शुरू करती है और वो बहुत ही अच्छा गुचिन बजाती है और वो जानबूझकर अपने आप को हाईलाइट करती है। नंजाओ के राजा को प्रिंसेस फियान की गुचिन स्किल बहुत ही पसंद आती है और वो प्रिंसेस फियान को इस तरह से देखता है जैसे कि उसे प्रिंसेस फियान काफी ज्यादा पसंद आ गई होती है। इसके बाद लास्ट में जी किंग गुचिन बजाती है, लेकिन वो जानबूझकर बहुत ही बेकार गुचिन बजाती है और अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। नंजाओ की रानी सभी से कहती है कि मेरा गुचिन बजाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रिंसेस फियान से अच्छा गुचिन मैं नहीं बजा सकती। और फिर रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। प्रिंसेस फियान को विनर अनाउंस किया जाता है, जिस बात पर प्रिंसेस फियान काफी ज्यादा खुश होती है और सभी को एटीट्यूड दिखाती है। राजा प्रिंसेस फियान से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी गुचिन स्किल इतनी अच्छी होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम म्यूजिक सेरेमनी को लीड करो। वहाँ पर बैठे सभी लोग कहते हैं कि लेकिन म्यूजिक सेरेमनी तो नंजाओ की रानी के द्वारा लीड की जाती थी। लेकिन रानी राजा से कहती है कि मुझे इस बात में कोई एतराज नहीं है, प्रिंसेस फियान की गुचिंग स्किल मुझसे अच्छी है। और फिर प्रिंसेस फियान भी इस बात के लिए मान जाती है। इसके बाद राजा प्रिंसेस फियान से कहता है कि हमारा ये सफर काफी ज्यादा थका देने वाला है, क्यों ना मेरे कैबिन में आप हमें ज्वाइन करें, इससे मैं आपके साथ गुचिन का आनंद ले सकूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है? ये सुनकर प्रिंसेस फियान तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वहाँ पर सभी लोग बैठे प्रिंसेस फियान को देखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि नंजाओ के राजा ने प्रिंसेस फियान को पसंद कर लिया होता है। और इसके बाद कंपटीशन खत्म हो जाता है। इसके बाद हम प्रिंसेस फियान को उसके कमरे में देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि वो बूढ़ा आदमी मुझे डेट करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। और तभी वहाँ पर नंजाओ की रानी आती है और प्रिंसेस फियान से कहती है कि राजा चाहते हैं कि आप उनके साथ चेस खेलें। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि उनसे कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वैसे में मैं एक अनमैरिड गर्ल हूँ, मेरे लिए उनके पास जाना ठीक नहीं होगा। तब रानी कहती है कि राजा तुम्हें पसंद करते हैं, तुमने ही चिन गैदरिंग में राजा के सामने शो ऑफ किया। क्या तुम्हें पता नहीं कि राजा गुचिन के प्रति कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं? तुमने उनकी अटेंशन क्यों ग्रैब की? तब प्रिंसेस फियान कहती है कि लेकिन मैं तो सिर्फ गुचिन कंपटीशन जीतना चाहती थी। और फिर उसे हैंजी किंग की याद आती है और कहती है कि हैंजी किंग ने जानबूझकर मुझे फ्रेम किया, उसे सब कुछ पहले से ही पता था। तब रानी कहती है कि अब इन सब का कोई फायदा नहीं है, राजा तुम्हें पसंद करते हैं और तुम्हें वहां पर जाना ही होगा। और फिर प्रिंसेस फियान को ना चाहते हुए भी वहां जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीतू हनन जिकिंग से कहता है कि तुमने जानबूझकर गुचिन कंपटीशन में खराब परफॉर्मेंस किया था, तुम कितनी ज्यादा निर्दयी हो। तब जिकिंग कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, प्रिंसेस फियान को शो ऑफ करना पसंद है, ये उसकी गलती है कि उसने राजा का अटेंशन ग्रैब किया। तब सितुनन कहता है कि तुमने उससे अपना पीछा तो छुड़वा लिया, लेकिन अगर नंजाओ के राजा से उसकी शादी हो गई तो वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग लंग्या लेक पर होते हैं। राजा सभी से कहता है कि इस लेक का पानी बहुत ही ज्यादा प्योर है। जो दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं वो दोनों एक दूसरे पर इस लेक का पानी डालकर अपने प्यार का इजहार करते हैं, इसलिए आप सभी लोग इस प्योर वाटर में एंजॉय कीजिए। और इसके बाद रानी सभी से कहती है कि राजा ने आप सभी गेस्ट का मनोरंजन करने के लिए हंटिंग ग्राउंड को ओपन कर दिया है, इसलिए कल आप सभी लोग टीम बनाकर वहां पर हंटिंग कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर पानी डालते हैं। प्रिंसेस चिन सीतू हनन के ऊपर पानी डालती है और सीतू हनन उसे बचकर भागता है। इसके बाद प्रिंसेस चिन जीकिंग के ऊपर पानी डालती है। जीकिंग प्रिंसेस चिन पर पानी डाल रही होती है, लेकिन बीच में मिस्टर लीगे खड़ा होता है और पानी मिस्टर लीगे पर गिर जाता है। और लास्ट में हम देखते हैं कि नंजाओ का राजा प्रिंसेस फियान पर पानी डालता है, जिससे प्रिंसेस फियान एकदम शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस फियान अपने कमरे में बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और उसकी मेड उसे चुप कराने की कोशिश करती है और कहती है कि ये नंजाओ है। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले ही खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अगर उस बूढ़े आदमी ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की तो मैं उसके सामने ही अपना दम तोड़ दूंगी। और तभी वहाँ पर नंजाओ की रानी आती है और कहती है कि राजा आपके साथ मून लाइट इंजॉय करना चाहते हैं और आपके साथ मिलकर चांद की तारीफ करना चाहते हैं। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब नंजाओ की रानी कहती है कि राजा को इस तरह डिसअपॉइंट करना ठीक नहीं है, ये दोनों देशों के रिलेशन के लिए ठीक नहीं होगा, इससे जिलिंग को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तब प्रिंसेस फियान रानी से कहती है कि आपने राजा का फेवर पाने के लिए मुझे फ्रेम किया है, आपने ये सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था। तब रानी कहती है कि तुमने ही उनकी अटेंशन ग्रैब की है और अब राजा तुम्हें पसंद करते हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यदि तुम वहाँ पर नहीं जाना चाहती तो मैं राजा को इस बारे में बता दूंगी। फियान अपने देश जिलिंग के बारे में सोचकर कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी। और फिर प्रिंसेस फियान को ना चाहते हुए भी राजा से मिलने के लिए जाना पड़ता है। इसके बाद हम सीतू हनन और तायान की प्रिंसेस चिन को देखते हैं। प्रिंसेस चिन सीतू हनन को बताती है कि तायान जाते ही मेरे फादर मेरी शादी करा देंगे। तायान की नेशनल स्ट्रेंथ बहुत ही वीक है,
पड़ोसी राज्य कभी भी ताइवान पर अटैक कर सकता है और ताइवान पर कब्जा कर सकता है। मुझे हमारी कंट्री की सेफ्टी के लिए समझौते के तौर पर शादी करनी होगी। तब सीतू हनन प्रिंसेस चिन से पूछता है कि क्या तुम इन सब के लिए तैयार हो। तब प्रिंसेस चिन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। तब सीतू हनन कहता है कि लेकिन सीतू सिटी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो ताइवान को सेफ्टी प्रोवाइड करा सके। और फिर प्रिंसेस चिन सीतू हनन को एक चीज देती है और कहती है कि ये वो चीज है जिसे मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा था और मैं इसे तुम्हें देना चाहती हूँ। तब सीतू हनन कहता है कि तुम्हारी माँ का है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम ही इसे अपने पास रखो। तब चिन कहती है कि मैं इसे तुम्हें देना चाहती हूँ और फिर चिन सीतू हनन को वो लॉकेट देकर वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बायू जिकी से कहता है कि कल मैं आइस पूल जाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में किसी को भी पता ना लगने दो। सबको ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने रूम में ही हूँ। तब जिकिन कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सभी से कह दूंगी कि तुम बीमार हो और शैडो दरवाजे पर ही खड़ा रहेगा, वो किसी को भी अंदर नहीं आने देगा। वहीं दूसरी तरफ नंजाओ के राजा और नंजाओ की रानी को आपस में बात करते हुए देखते हैं। नंजाओ की रानी नंजाओ के राजा से कहती है कि कल जिकिंग के लिए मैज़मा वैली में मैंने सारे जाल बिछा दिए हैं, कल हमें उसकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा। मैज़मा वैली में हर रोज 3 से 5 बजे के बीच पॉइजनस गैस रिलीज होती है। उन 2 घंटों के अंदर हम किसी तरह हैन जिकिंग को उस वैली में लेकर जाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जिकिंग सभी जहरों से प्रतिरक्षित है या नहीं। इसके बाद राजा रानी से पूछता है कि क्या तुमने जिलिंग के पास मैरिज प्रपोजल का लेटर भेज दिया है। तब रानी कहती है कि मैंने लेटर भेज दिया है और मुझे यकीन है कि वो शादी के लिए मना नहीं करेंगे। तब राजा कहता है कि लेकिन मुझे डर है कि वो लोग इतनी आसानी से प्रिंसेस फ्यान की शादी के लिए नहीं मानेंगे। तब रानी कहती है कि जिलिंग पर अभी ताइंग्यू और डोंगलिंग ने अटैक किया था, जिस वजह से उन लोगों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था और वो लोग अब फिर से युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। जल्दी ही गुड न्यूज आएगी। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सभी लोग हंटिंग के लिए तैयार होते हैं। जाओशी जिकिंग से पूछती है कि तुम अकेली क्यों हो, बायू कहाँ पर है। अब जिकिंग कहती है कि बायू को जुकाम हो गया है इसलिए वो नहीं आएगा। अब जाओशी कहती है कि मैंने सुना है कि उसकी मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा कमाल की है, मुझे नहीं पता था कि उसकी बॉडी इतनी ज्यादा वीक है। तब जिकिंग कहती है कि वैसे भी उसे हंटिंग पसंद नहीं है। और फिर सीतू हनन जाओशी से पूछता है कि तुम्हारा भाई क्यों नहीं आ रहा। तब जाओशी कहती है कि वो हंटिंग में अच्छा नहीं है और वैसे भी वो वीक है। और इसके बाद सभी हंटिंग के लिए जाते हैं और वहीं पर बाली चुपके से उन सभी की बात सुन रहा होता है। तभी वहां पर बाली का मास्टर आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब बाली कहता है कि मैं आपको ही ढूंढ रहा था। और फिर बाली अपने मास्टर से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। तब मास्टर कहता है कि मैं मैज़मा वैली जा रहा हूँ, वहाँ पर मुझे पता चला एक बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है, इसलिए मैं उसे देखने के लिए जा रहा हूँ। तब बाली कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। और फिर हम देखते हैं कि हंटिंग ग्राउंड में सभी लोग शिकार करना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम नंजाओ की रानी को देखते हैं, तो एक बूढ़े आदमी से कहती है कि क्या वो सभी चीजें तैयार हैं जो मैंने तुम्हें तैयार करने के लिए कही थी। अब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने सभी जानवरों को तैयार कर दिया है, इन सभी जानवरों को अपना टारगेट पता है। बाली ये सब कुछ सुन रहा होता है और सोचता है कि रानी ये सब कुछ क्यों कर रही है, उनका क्या प्लान है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिन को एक खरगोश दिखता है और चिन उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। जिकिंग और सीतू हनन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रिंसेस चिन उस खरगोश के पीछे जाती है। जिकिंग को कुछ अजीब लगता है और वो सीतू हनन से कहती है कि खरगोश में जरूर कुछ गड़बड़ है और वो प्रिंसेस चिन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रिंसेस चिन पहाड़ी से नीचे गिर जाती है जहाँ पर बहुत सारे बिच्छू होते हैं जो कि प्रिंसेस चिन की तरफ आ रहे होते हैं। और फिर तभी वहाँ पर प्रिंसेस चिन को बचाने के लिए जिकिंग और सीतू हनन भी आ जाते हैं। जिकिंग सीतू हनन से कहती है कि प्रिंसेस चिन को यहाँ से ले जाओ और फिर सीतू हनन प्रिंसेस चिन को वहाँ से ले जाता है, लेकिन जिकिंग वहीं पर रह जाती है जिसकी तरफ बहुत सारे बिच्छू आ रहे होते हैं। कि मैज़मा वैली में एक बूढ़ा आदमी पॉइजनस गैस छोड़ता है और वहीं पर हम मिस्टर लीगे को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम रानी को देखते हैं जो अपने एक आदमी से कहती है कि जाओ जाकर राजा को बुला लो, सब कुछ सेट हो गया है। और फिर हम देखते हैं कि सीतू हनन प्रिंसेस चिन को लेकर पहाड़ी के ऊपर आ जाता है और फिर जिकिंग को बचाने के लिए फिर से वैली के अंदर जाने लगता है। और तभी वहाँ पर मिस्टर लीगे आ जाता है और कहता है कि जिकिंग कहाँ पर है। तब सीतू हनन बताता है कि जिकिंग वैली के अंदर है और फिर तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। मिस्टर लीगे और सीतू हनन नीचे जाने लगते हैं और तभी वहाँ पर नंजाओ की रानी आ जाती है और सभी को बताती है कि ये मैज़मा वैली है और यहाँ पर हर दिन 3 से 5 बजे के बीच पॉइजनस गैस छोड़ी जाती है। और तभी वहाँ पर राजा आ जाता है। रानी राजा को बताती है कि जिकिंग नीचे गिर गई है, जरूर उसकी पूरी बॉडी पॉइजनस हो गई होगी, हम क्या करें। तब मिस्टर लीगे नीचे जाने लगता है, लेकिन उसी से रोक लेती है और कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगी। मिस्टर लीगे कहता है कि तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो भी नंजाओ का राजा कहता है
आप में से कोई भी नीचे नहीं जाएगा। तब मिस्टर लीगी अपने मन में ही सोचता है कि अगर जिकिंग की आइडेंटिटी एक्सपोज भी हो गई तो मैं नंजाओ के राजा को मार दूंगा और जो लोग जिकिंग को मारना चाहते हैं उन सबको मैं मार दूंगा। और फिर जोशी सभी से कहती है कि हमें पॉइजनस गैस के खत्म होने का वेट करना होगा, इससे पहले अगर हम नीचे गए तो हम में से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। ये सुनकर सितुहनन सोचता है कि अगर जिकिंग सही सलामत वापस आ गई तो सबको पता चल जाएगा कि जिकिंग सभी जहरों से प्रतिरक्षित है। सभी लोग काफी ज्यादा चिंतित होते हैं और तभी उन सभी की बैक साइड से जिकिंग ऊपर आती है और कहती है कि आप सभी लोग यहाँ किसे ढूंढ रहे हैं। प्रिंसेस चिन जिकिंग के पास आती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो। जिकिंग कहती है कि हाँ। नंजाओ का राजा जिकिंग से कहता है कि इस वैली में पॉइजनस गैस है, अगर कोई भी इसे इनहेल कर ले तो ये बहुत ही घातक है। तुम इतने टाइम से वहाँ पर थी लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बहुत ही अजीब बात है। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि क्या तुम सभी जहरों को न्यूट्रलाइज कर सकती हो और क्या तुम सभी जहरों से प्रतिरक्षित हो। तब जिकिंग कहती है कि आप सभी क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे बस चक्कर आ रहे हैं। तब नंजाओ का राजा पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी ने बचाया। तब जिकिंग कहती है कि हाँ। और तभी पीछे से बाली और उसका मास्टर आते हैं। बाली और उसका मास्टर सभी से कहता है कि जिकिंग को हमने बचाया है। बाली का मास्टर सभी से कहता है कि मैं नीचे वैली में कुछ हर्ब्स कलेक्ट कर रहा था और तभी हमें फोर्थ प्रिंसेस जिकिंग पॉइजनस वैली में बेहोश मिली और हमारे पास एंटीडोट था जो हमने फोर्थ प्रिंसेस को दे दिया। अगर हमारे पास एंटीडोट नहीं होता तो शायद फोर्थ प्रिंसेस की जान भी जा सकती थी। और फिर जिकिंग बाली और उसके मास्टर को थैंक यू कहती है और कहती है कि मैं इन सब का बदला जरूर चुकाऊंगी। तब बाली कहती है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं। और फिर प्रिंसेस फियान जिकिंग से कहती है कि जब भी तुम खतरे में होती हो कोई ना कोई आकर तुम्हें बचा लेता है, ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये बिल्कुल सच है। और फिर राजा सभी से कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए। और फिर हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नंजाओ के राजा और रानी की बात चुपके से बाली सुन रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद जब जिकिंग पॉइजनस वैली से जा रही होती है तो बाली वहाँ पर आ जाता है। जिकिंग बाली से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बाली कहता है कि मैं यहाँ पर हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए आया था। और फिर वो जिकिंग से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। जिकिंग कहती है कि मुझे क्या होगा। तब बाली कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर हर तरफ धुआं फैला हुआ है। जिकिंग पूछती है कि ये क्या है। तब बाली कहता है कि ये पॉइजनस गैस है। तब जिकिंग बाली से कहती है कि फिर तुम इससे अफेक्टेड क्यों नहीं हो। तब बाली कहता है कि मैंने एंटीडोट ले रखा है। और फिर जिकिंग चक्कर आने का नाटक करती है। तब बाली कहता है कि तुम्हें ये सब दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिकिंग फिर भी नाटक करती रहती है। तब बाली कहता है कि जल्दी से खड़ी हो जाओ क्योंकि ऊपर कोई तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करने का वेट कर रहा है। तब जिकिंग बाली से पूछती है कि तुम्हें इन सब बारे में कैसे पता। तब बाली कहता है कि मुझे सब कुछ पता है। और फिर बाली जिकिंग से कहता है कि जल्दी से बेहोश होने का नाटक करो। जिकिंग बेहोश होने का नाटक करती है और फिर बाली अपने मास्टर को बुलाता है और कहता है कि देखो मास्टर, ये इस पॉइजनस गैस की वजह से बेहोश हो गई है, जल्दी से इन्हें एंटीडोट दे दो। तब मास्टर जिकिंग को एंटीडोट दे देता है और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बायू आइस पूल वाली गुफा में जाता है और वहां पर उसे बर्फ में बहुत सारी लाशें मिलती हैं जिन सभी के चेहरे पर आइसोलेटेड आइसलैंड वाला टैटू होता है, जिसका मतलब होता है कि वो सभी आइसोलेटेड आइसलैंड के लोग हैं। और फिर बायू को वहां पर आइसन के कुछ म्यूजिक स्कोर भी मिलते हैं। इसके बाद बायू आइस पूल में एक सीक्रेट रूम में जाता है जहाँ पर एक औरत बंधी हुई होती है और जैसे ही बायू उसके नजदीक जाता है वो औरत बायू पर हमला कर देती है, जिसकी फाइटिंग स्किल बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन बायू किसी तरह उस रूम से बाहर आ जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रास्ते में प्रिंसेस फियान जोशी को भड़काने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि बायू को जुकाम हुआ है और वो अपने कमरे में है, मुझे लग रहा है कि वो लोग जरूर कुछ प्लान कर रहे हैं, हमें चलकर एक बार उनके कमरे में देखना चाहिए। जिकिंग, प्रिंसेस चिन और सितुहनन उन लोगों के आगे ही चल रहे होते हैं और वो भी ये सब कुछ सुन रहे होते हैं और साथ ही नंजाओ का राजा और रानी उन लोगों के पीछे चल रहे होते हैं तो उन्हें भी सब कुछ सुनाई दे रहा होता। सभी लोग जिकिंग और बायू के रूम तक पहुंचते हैं। नंजाओ की रानी जिकिंग से कहती है कि राजा फोर्थ प्रिंस से मिलकर आज की घटना का एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। जिकिंग उन्हें टालने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड को कोल्ड हो गया है और अगर राजा मेरे हस्बैंड से मिलेंगे तो उनकी भी हेल्थ खराब हो सकती है। तब रानी कहती है कि लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यदि हम आज फोर्थ प्रिंस से मिलकर पर्सनली इस बात को एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। और तभी जोशी कहती है कि क्या फोर्थ प्रिंस कमरे में नहीं है। तब नंजाओ का राजा जिकिंग से कहता है कि जल्दी से हमारे आने की अनाउंसमेंट करो और तभी बाहर निकलकर फिजिशियन गु आता है और सभी से कहता है कि फोर्थ प्रिंस ने अभी अभी दवाई ली है और वो अभी सो रहे हैं। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि शायद बायू की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, हमें चलकर देखना ही चाहिए। और वहीं हम देखते हैं कि बाली ये सब कुछ देख रहा होता है और वो जिकिंग को कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन जिकिंग का ध्यान बाली की तरफ नहीं जाता और वहीं सभी लोग रूम के अंदर जाने के लिए जिकिंग से फोर्स कर रहे होते हैं।
और तभी बाली जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि असैसिन ने हम पर हमला कर दिया है। तब सितुहनन राजा से कहता है कि असैसिन यहाँ पर घुस आए हैं, आपका यहाँ रहना सेफ नहीं है, आपको यहाँ से जाना चाहिए। तब राजा कहता है कि अभी देखता हूँ कि असैसिन कैसे दिखते हैं। और तभी जाओशी आगे आती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं, और जबरदस्ती रूम के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी कोई अंदर से जाओशी को बाहर फेंक देता है। इस वजह से जाओशी के मुंह से खून आने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वहां से बायू बाहर निकलता है और सभी से कहता है कि मुझे जुकाम हो गया है, मैंने ही जिकिन से कहा था कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। तब नंजाओ का राजा कहता है कि मैं यहाँ पर आपकी तबीयत के बारे में पूछने आया था। और तभी जाओशी नंजाओ के राजा से कहती है कि बायू ने मुझे इतनी बुरी तरह से मारा है, आपको मेरे लिए न्याय करना ही होगा। बायू जाओशी से कहता है कि मुझे लगा कि तुम असैसिन हो। और फिर बायू जानबूझकर तेज तेज खांसने लगता है। फिजिशियन गु राजा से कहता है कि ये जुकाम फैलने वाला है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। तब राजा और बाकी सभी लोग वहां से चले जाते हैं। मिस्टर लीगे भी ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है कि जाओशी तुम यही डिजर्व करती हो। अब इसके बाद हम जिकिंग और बायू को उसके रूम में देखते हैं। जिकिंग बायू से पूछती है कि क्या तुम्हें हाई स्कूल में कुछ मिला। तब बायू जिकिंग को बताता है कि मुझे वहाँ पर बर्फ में बहुत सारी लाशें मिली, उन सभी के चेहरे पर आइसोलेटेड आइसलैंड का कुल चिन्ह था, लेकिन उनमें से कुछ का टैटू रेड कलर का था और कुछ का टैटू ब्लैक कलर का था। जिन लोगों के चेहरे पर रेड कलर का टैटू था उनके एक्सप्रेशन बहुत ही डरावने थे। तब जिकिंग कहती है कि रेड और ब्लैक कलर का क्या मतलब है। और फिर बायू जिकिंग को स्कूल में मिले म्यूजिक स्कोर के नोट्स देता है और साथ ही बायू को वहाँ पर एक और नया टैटू मिलता है जो किसी और जगह को रिप्रेजेंट करता है। बायू जिकिंग से कहता है कि अगर हम इस टैटू को फॉलो करेंगे तो हमें बाकी के एसन के स्कोर भी मिल जाएंगे। और फिर बायू जिकिंग से पूछता है कि और कितने स्कोर बचे हैं। तब जिकिंग कहती है कि 6 स्कोर और बचे हैं। टाइसन के 2 मेजर चैप्टर हैं और हर चैप्टर में 10 वॉल्यूम है। मिस्टर लीगे ने जो मेरी माँ की बुक मुझे दी थी उसमें फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है, लेकिन सेकंड चैप्टर के 10 वॉल्यूम हमें ढूंढने होंगे, जिसमें से 2 वॉल्यूम हमें चिंगशी वैली में मिले थे और 2 वॉल्यूम आज हमें आइस पूल में मिले हैं और बाकी के 6 वॉल्यूम हमें ढूंढने हैं। और जैसे ही हमें सभी म्यूजिक वॉल्यूम मिल जाएंगे हमें अपने सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। जहाँ पर भी हमें म्यूजिक नोट्स मिलते हैं वहाँ पर हमें एक टैटू मिलता है जो कि एक नई जगह को रिप्रेजेंट करता है और ये बताता है कि अगले म्यूजिक वॉल्यूम हमें कहाँ मिलेंगे। और इसके बाद वहीं दूसरी तरफ हम प्रिंसेस फियान को देखते हैं तो कहीं पर जा रही होती है। तभी प्रिंसेस फियान का भाई चू ताएंगे वहाँ पर आता है। प्रिंसेस फियान चू ताएंगे को देखकर कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आई गए, तो जल्दी से जिलिंग वापस ले जाओ। तब चू ताएंगे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर वापस लेने नहीं आया, बल्कि नंजाओ के राजा ने तुमसे शादी करने का प्रपोजल जिलिंग भेजा था और फादर ने इसे एग्री कर लिया है। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि आप और फादर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं नंजाओ के राजा से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तब चू ताएंगे कहता है कि तुम्हें ऐसा करना ही होगा, अगर हम इस मैरिज प्रपोजल के लिए एग्री नहीं हुए तो हमें नंजाओ की दुश्मनी सहन करनी पड़ेगी। और तांग्यू और डोंगलिंग के अटैक के बाद हमारी नेशनल स्ट्रेंथ काफी वीक हो गई है, इसलिए तुम्हें जिलिंग के लिए ये शादी करनी ही होगी। मुझे पता है कि तुम बायू को पसंद करती हो, लेकिन अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि ठीक है, लेकिन हैन जिकिंग ने मुझे सिचुएशन में डाला है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे मार दो। तब चू ताएंगे कहता है कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर उसे तुम्हारे लिए मारूंगा। और वहीं दूसरी तरफ हम जिकिंग बायू और सितुहनन को देखते हैं। सितुहनन जिकिंग से कहता है कि जिलिंग ने नंजाओ का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और शादी की तैयारियों के लिए जिलिंग ने चू ताएंगे को नंजाओ भेजा है, लेकिन ये तांग्यू के लिए गुड न्यूज नहीं है। यदि जिलिंग ने नंजाओ को तांग्यू पर अटैक करने के लिए कन्विंस कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे। तब बायू कहता है कि मैंने वॉर के लिए पहले ही प्रिपरेशन कर ली है। और फिर जिकिंग कहती है कि अगर नंजाओ का राजा स्मार्ट होगा तो वो कभी भी वॉर नहीं करेगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम जिकिंग और प्रिंसेस फियान को देखते हैं। प्रिंसेस फियान जिकिंग से कहती है कि अब तो तुम खुश होगी कि मेरी शादी नंजाओ के राजा से हो रही है, लेकिन तुम याद रखना एक दिन मैं तुमसे इन सब का बदला जरूर लूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसेस फियान अपने रूम में होती है और तभी वहाँ पर नंजाओ का राजा आता है। प्रिंसेस फियान नंजाओ के राजा को देखकर एक बार डर जाती है और कहती है कि कल हमारी शादी है तो आप इतनी लेट नाइट यहाँ पर क्यों आए हैं। तब नंजाओ का राजा कहता है कि मुझे पता है कि तुम शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे तुम्हारा टैलेंट और तुम्हारी ब्यूटी बहुत ही पसंद है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दूंगा। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, शादी के बाद आप मुझे कॉन्क्यूबाइन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे और मुझे महल में बंद कर नहीं रखेंगे। तब नंजाओ का राजा कहता है कि ठीक है। और फिर राजा प्रिंसेस फियान से पूछता है कि क्या तुम अब भी बायू को पसंद करती हो और इसीलिए तुम जिकिंग से नफरत करती हो। प्रिंसेस फियान कहती है कि मेरे दिल में सच में बायू के लिए फीलिंग है, लेकिन अब से मैं उसके बारे में कभी भी नहीं सोचूंगी, लेकिन हैन जिकिंग मैं उससे अपना बदला लेना चाहती हूँ, मैं उसे खुश नहीं देखना चाहती। फिर प्रिंसेस फियान राजा से एक क्वेश्चन करती है और कहती है कि लिंगशी रिवर में और मैजमा वैली में आपने और रानी ने जानबूझकर जिकिंग को टेस्ट करने के लिए वो सब कुछ किया था, मैंने ये सब कुछ नोटिस कर लिया था, लेकिन आप लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे थे। तब राजा कहता है कि मेरी तुमसे शादी होने वाली है, इसलिए मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, मुझे लगता है कि हैन जिकिंग बहुत ही स्पेशल है। और फिर राजा सारी बात प्रिंसेस फियान को बता देता है।
अब नेक्स्ट डे हम नंजाओ के राजा और प्रिंसेस फियान की वेडिंग सेरेमनी देखते हैं, जहाँ पर एक म्यूजिक बज रहा होता है। बायू जिकिंग से कहते हैं कि ये तो लाइसंग है। तब जिकिंग कहती है कि ये वही म्यूजिक स्कोर है जो हमने चिंगशी वैली में सुना था। तब बायू कहता है कि इसका मतलब मिस्टर लीगे इसे पहचानता है। तब जिकिंग कहती है कि ऐसा लगता तो है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस फियान और राजा की शादी हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बायू नंजाओ के सर्वेंट से उस टैटू के बारे में पूछता है जो उसे आइस पूल में मिला था। वो सर्वेंट उस टैटू को देखकर बताता है कि ये टैटू गुयू केव को रिप्रेजेंट करता है और ये जगह नंजाओ के अर्थ किंग के लोगों द्वारा छोड़ दी गई है। इस जगह पर जाना किसी को भी अलाउड नहीं है। तब बायू उस आदमी से पूछते हैं कि हम वहाँ पर कैसे जा सकते हैं। तब वो आदमी बताता है कि वेडिंग सेरेमनी के दिन अगर कमरे की कैंडल्स बुझ जाए तो इस चीज को राजा बहुत ही अशुभ साइन मानता है और तभी राजा सभी गेस्ट के साथ गुयू केव में प्रे करने के लिए जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर लीगे और जिकिंग को देखते हैं। मिस्टर लीगे जिकिंग को बताता है कि आज वेडिंग सेरेमनी में जो ट्यून प्ले हो रही थी वो लाइसंग है। तब जिकिंग कहती है कि लेकिन मेरे पास जो लाइसंग है उसके अंदर ये ट्यून इंक्लूड नहीं है। तब मिस्टर लीगे कहते हैं कि हमें सभी म्यूजिक स्कोर कलेक्ट करने होंगे और उन सबको एक साथ बजाना होगा, तभी हमें लाइसन के पीछे का रहस्य पता चल सकेगा। तब जिकिंग मिस्टर लीगे को थैंक यू बोलती है। और वहीं दूसरी तरफ हम प्रिंसेस फियान को देखते हैं जो कि राजा के रूम में बैठी होती है और फिर राजा वहां पर आता है। नंजाओ का राजा प्रिंसेस फियान से कहता है कि तुम जैसा चाहती थी तुम्हें वैसे ही शादी का फ्रीडम मिलेगी, अब तो तुम खुश हो ना। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि आप पक्का प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे ना, आज की रात के बाद मैं आपकी कॉन्सर्ट बन जाऊंगी। तब राजा कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती, यदि तुम मेरी अच्छी पत्नी बनकर रहोगी तो जिलिंग को डोंगलिंग और तांग्यू से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। प्रिंसेस फियान कहती है कि क्या आप तांग्यू पर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। तब राजा कहता है कि ये सब मेरी ड्यूटी है, तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। और फिर राजा प्रिंसेस फियान के पास आने लगता है। प्रिंसेस फियान फिर से राजा से पूछती है कि लेकिन अब जिकिंग का क्या करेंगे। तब राजा कहता है कि जैसे ही मुझे उसके खिलाफ सॉलिड एविडेंस मिल जाएंगे मैं उसकी आइडेंटिटी सबके सामने एक्सपोज कर दूंगा। और फिर राजा प्रिंसेस फियान पर कूद जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम नंजाओ की रानी को देखते हैं जो कि बाहर अकेले बालकनी में खड़ी होती है और तभी उसके पास उसकी एक मेड आती है और कहती है कि राजा के ब्राइडल चैम्बर में सभी कैंडल्स बुझ गई है। ये सुनकर रानी शॉक्ड हो जाती है, कहती है कि चलो चलकर चेक करते हैं। इसके बाद हम राजा को देखते हैं। एक सर्वेंट राजा से कहता है कि वेडिंग नाइट के दिन कैंडल्स का बुझना बहुत ही अशुभ साइन है, हमें गोयू केव में जाना होगा और वहां पर प्रे करना होगा। राजा कहता है कि जाओ जाकर जल्दी से इन सब की अरेंजमेंट करो। और फिर तभी वहां पर नंजाओ की रानी आती है और राजा से कहती है कि मुझे पता चला कि वेडिंग चैम्बर में सभी लाइट्स बुझ गई। तब राजा कहता है कि तुम सही टाइम पर आई हो। और फिर रानी राजा से कहती है कि मेरे पास एक प्लान है कि क्यों ना गुयू केव में हम फिर से जिकिंग को टेस्ट करें। रानी ये सब कुछ कहने से पहले थोड़ा घबरा रही होती है क्योंकि प्रिंसेस फियान भी वहां पर होती है। तब राजा कहता है कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, प्रिंसेस फियान को सब कुछ पता है और वो भी अब हम में से एक है। अब इसके बाद हम मिस्टर लीगे और नंजाओ की रानी को देखते हैं। मिस्टर लीगे नंजाओ की रानी से कहता है कि तुम इतनी लेट क्यों हो गई। तब रानी कहती है कि राजा के वेडिंग चैम्बर में कुछ गड़बड़ हो गई थी। तब मिस्टर लीगे पूछता है कि क्या हुआ। तब रानी कहती है कि राजा के बेडरूम की सभी कैंडल्स बुझ गई थी जो कि बहुत ही शुभ साइन है, इसलिए राजा ने सभी गेस्ट को गुयू केव में प्रे करने के लिए बुलाया है। इतना कहकर रानी रुक जाती है। तब मिस्टर लीगे पूछते हैं कि राजा का वहां पर हैंड जिकिंग के साथ क्या करने का प्लान है। तब रानी कुछ नहीं बोलती। मिस्टर लीगे कहता है कि तुम इस इंफॉर्मेशन के बदले क्या चाहती हो। तब रानी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम फेस्टिवल खत्म होने के बाद कुछ दिन नंजाओ में ही रुको। तब मिस्टर लीगे मान जाता है और फिर नंजाओ की रानी मिस्टर लीगे को सब कुछ बता देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैडो जिकिंग और बायू के पास आता है और कहता है कि राजा ने अर्जेंटली आप दोनों को पैलेस में बुलाया है। पिछली रात राजा के चैम्बर में ड्रैगन और फोनेक्स कैंडल बुझ गई थी और उसी बारे में डिस्कस करने के लिए राजा ने सभी दूत को बुलाया है। जिकिंग और बायू को तो ये सब कुछ पहले ही पता होता है क्योंकि उन्होंने ही ये सब कुछ करवाया होता है ताकि वो लोग गुयू केव में जा सके। और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग राजा के महल में इकट्ठा होते हैं। राजा सभी को बताता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें गुयू केव में जाकर प्रे करना होगा। और इसके बाद सभी लोग गुयू केव में जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी सभी से कहता है कि हम सभी लोग दो टीम में गुफा के अंदर जाएंगे, एक टीम में सभी आदमी होंगे और दूसरी टीम में सभी औरतें होंगी और एग्जिट पॉइंट पर हम सभी लोग मिल जाएंगे। जिकिंग देखती है कि वहां पर सभी जगह दीवारों पर म्यूजिक स्कोर लिखे होते हैं और जिकिंग समझ जाती है कि ये लाइसन का स्कोर है। वहीं साथ ही हम देखते हैं कि गुफा में आने से पहले जाओ के राजा रानी और प्रिंसेस फियान ने मिलकर ये प्लान बनाया होता है कि अगर हैन जिकिंग की ट्रू आइडेंटिटी रिवील हो जाती है वो लोग अर्जेंटली गुफा को क्लोज कर देंगे ताकि जिकिंग भाग ना सके।
वो लोग जिकिंग का टेस्ट करने के लिए जिकिंग को एक सीक्रेट रूम में पुश करेंगे और वहां पर पॉइजनस गैस रिलीज करेंगे ताकि जिकिंग की ट्रू आइडेंटिटी पता चल सके। और फिर हम देखते हैं कि जिकिंग को वहां पर एक और टैटू दिखता है और जिकिंग सोचती है कि ये टैटू किस जगह को रिप्रेजेंट करता होगा। और फिर हम देखते हैं कि जाओ की रानी और प्रिंसेस फियान जानबूझकर वहां पर सारी मशाल बुझा देती है। अंधेरे का फायदा उठाते हुए प्रिंसेस फियान जिकिंग को एक सीक्रेट रूम में धक्का दे देती है, लेकिन हम देखते हैं कि जिकिंग अपने साथ प्रिंसेस फियान को भी उस सीक्रेट रूम में खींच लाती है। प्रिंसेस फियान जिकिंग से कहती है कि तुमने मुझे पुश क्यों किया। जब जिकिंग कहती है कि वहां पर लाइट चली गई थी और किसी ने अचानक से मुझे यहाँ पर पुश किया। और फिर हम देखते हैं कि उस सीक्रेट रूम में पॉइजनस गैस रिलीज होती है। प्रिंसेस फियान सोचती है कि लकीली मैंने पहले ही एंटीडोट ले लिया था, नहीं तो इसी तरह आज मैं भी मरती। जिकिंग अब फिर से नाटक करना शुरू करती है कि उसे कुछ हो रहा है। प्रिंसेस फियान जिकिंग से कहती है कि तुम्हें क्या हो रहा है। तब जिकिंग कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे यहाँ पर धक्का दिया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मर गई तो मैं एक भूत बनकर वापस आऊंगी। ये सुनकर प्रिंसेस फियान काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं मर सकती। और तभी जिकिंग प्रिंसेस फियान पर खून की उल्टी कर देती है। इसे देखकर तो प्रिंसेस फियान और भी ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है कि कोई जल्दी से दरवाजा ओपन करो। बायू जोर से पैर मारकर उस गुफा को खोल देता है और गुफा के अंदर आता है और जिकिंग को अपने साथ उस सीक्रेट रूम से बाहर ले आता है। नंजाओ का राजा बायू से कहता है कि ये सभी सीक्रेट रूम बचाव के लिए बनाए गए थे, पता नहीं फोर्थ प्रिंसेस वहां पर कैसे चली गई। मैं जल्दी ही डॉक्टर को बुला देता हूँ, वो हैन जिकिंग को चेक कर लेगा। लेकिन बायू कहता है कि जब से हम नंजाऊ आए हैं तब से फोर्थ प्रिंसेस पर लगातार अटैक हो रहे हैं। यदि ऐसा एक बार होता तो हो सकता है ये कोइंसिडेंस होता, लेकिन ये तीसरी बार है। और इतना कहकर बायू गुस्सा होने का नाटक करता है और कहता है कि मुझे आपके डॉक्टर पर कोई विश्वास नहीं है। और फिर बायू जिकिंग को लेकर वहां से चला जाता है। उनके वहां से जाने के बाद नंजाऊ का राजा प्रिंसेस फियान और नंजाऊ की रानी पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम लोग हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती हो, तुमसे कुछ नहीं होता। अब अपने रूम में आने के बाद जिकिंग बायू से कहती है कि आज आपको मेरी एक्टिंग कैसी लगी। मैंने प्रिंसेस फियान पर खून की उल्टी करके उसे लगभग डरा कर मार ही दिया था। अब बायू जिकिंग को चुप कराता है और कहता है कि हालांकि तुम्हारी एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन नंजाऊ के राजा को तुम पर शक है। हमें सावधान रहने की जरूरत है और हम जल्दी से जल्दी इस प्लेस को छोड़कर चले जाएंगे। जल्दी से अपना सामान पैक करो, हम कल ही यहाँ से निकलेंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम जिकिंग और मिस्टर लीके को देखते हैं। जिकिंग मिस्टर लीके से पूछती है कि तुम्हें नंजाऊ के राजा का प्लान कैसे पता चला। तब मिस्टर लीके कहता है कि तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर मिस्टर लीके जिकिंग से कहता है कि गुयू केव में क्या तुम्हें आज लाइसेंस के नए स्कोर मिले। तब जिकिंग कहती है कि हाँ, वहाँ मुझे म्यूजिक के 2 नए स्कोर मिले हैं। अब मेरे पास कुल 6 स्कोर हो गए हैं और सिर्फ 4 स्कोर ही बाकी हैं। और इसके बाद मिस्टर लीगे जिकिंग को एक ईयर शेप डिवाइस देता है और कहता है कि इसका एक पैर मेरे पास रहेगा और एक तुम्हारे पास, और जब भी तुम गुचिंग के ऊपर इसे रखकर बजाओगी तो चाहे तुम कितनी भी दूर हो, मैं तुम्हारी आवाज सुन सकूंगा और मैं तभी तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाऊंगा। तब जिकिंग खुद से कहती है कि ओ तो ये अच्छा एक मोबाइल फोन की तरह है। और फिर मिस्टर लीगे जिकिंग से कहते हैं कि गुचिंग प्रैक्टिस के दौरान जब तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन हो तुम इसके थ्रू मुझसे पूछ सकती हो। तब जिकिंग मिस्टर लीगे को थैंक यू बोलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिकिंग और प्रिंसेस चिन आपस में बात कर रहे होते हैं और बाहर सीतू विलियम खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा होता है। और तभी सीतू हनन के पास बायू आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कान लगाकर क्या सुन रही हो। और फिर प्रिंसेस चिन रूम से बाहर आती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। प्रिंसेस चिन सभी से कहती है कि मैं तैयन वापस जा रही हूँ। और फिर बायू वहाँ से चला जाता है और कहता है कि तुम दोनों आपस में बात करो। बायू के वहाँ से जाने के बाद प्रिंसेस चिन सीतू हनन से कहती है कि मेरी मैरिज जिलिंग में फिक्स हुई है, लेकिन अगर तुम अपनी सिटी में मुझे इनवाइट करोगे तो मैं भागकर तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। तब सीतू हनन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से तैयन वापस चली जाओ। तब प्रिंसेस चिन कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें फिर से परेशान नहीं करूंगी। और फिर सीतू हनन प्रिंसेस चिन को उसकी माँ की दी हुई निशानी वापस देता है और कहता है कि मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। तब प्रिंसेस चिन उसे वापस ले लेती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसेस फियान राजा और रानी से मिलने के लिए जाती है। रानी प्रिंसेस फियान से कहती है कि राजा ने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो। अब प्रिंसेस फियान कहती है कि मुझे राजा से कुछ बात करनी है। तब रानी प्रिंसेस फियान से कहती है कि तुमने राजा का सारा प्लान खराब कर दी और अब तुम यहाँ पर क्या कहने आई हो। प्रिंसेस फियान राजा से कुछ कहने लगती है, लेकिन राजा कहता है कि मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम वापस चली जाओ। अब प्रिंसेस फियान वहाँ से वापस जाने लगती है और तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है और कहता है कि फोर्थ प्रिंस ने एक मैसेज भेजा है कि फोर्थ प्रिंसेस कंसर्ट बहुत ही बीमार है, इसलिए वो उनके ट्रीटमेंट के लिए तैंग यू वापस जा रहे हैं। तब राजा कहता है कि उन लोगों को जाने दो। और फिर हम इसके बाद देखते हैं कि फोर्थ प्रिंस अपने सभी साथियों के साथ वापस तैंग यू जा रहा होता है और मिस्टर लीगे उनके कैरेज को जाते हुए देख रहा होता है। और तभी मिस्टर लीगे के पास एक औरत आती है और कहती है कि नंजाऊ की रानी ने आपको ये लेटर भेजा है और कहा है कि इस लेटर में जो पैटर्न है वो उन्हें गुलू केव से मिला है।
मुझे लगता है कि मैंने इस पैटर्न को पहले भी देखा है। तब मिस्टर ली उस औरत से पूछते हैं कि ये क्या है। तब वो औरत कहती है कि ये टैटू मिंगशा माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है। पहले जब मैं आपकी माँ के साथ काम करती थी तब मैं इस मिंगशा माउंटेन के टेम्पल में 3 रात और 3 दिन रुकी थी। और फिर वो औरत मिस्टर ली को बताती है कि जाओशी डोंगलिंग वापस जा चुकी है, इसलिए आपको भी वापस जाना चाहिए, नहीं तो जाओशी आपके और आपकी माँ के बीच की दरार और भी ज्यादा बढ़ा देगी। तब मिस्टर ली कहता है कि मैं जाओशी की तरह नहीं बन सकता, नहीं तो डोंगलिंग होपलेस हो जाएगा, और वैसे भी मैं जल्दी मरने वाला हूँ। डोंगलिंग का फ्यूचर मुझ पे डिपेंड नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट सीन में हम नंजाओ के राजा को देखते हैं जिसके पास उसका मिनिस्टर आता है। नंजाओ का राजा अपने मिनिस्टर से कहता है कि मुझे शक था कि तांग्यू की 4th प्रिंसेस एक आइसलैंडर है, लेकिन बहुत सारे टेस्ट के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि वो वुमेन सभी जहरों से प्रतिरक्षित नहीं है। तब वो मिनिस्टर कहता है कि क्या आप भूल गए हैं कि आइसलैंडर के फेस पर स्पेशल टैटू है। तब राजा कहता है कि लेकिन जिकिंग के फेस पर कोई भी टैटू नहीं है। तब वो मिनिस्टर कहता है कि अगर जिकिंग एक आइसलैंडर है तो इजिली अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं होने देगी, वो अपने चेहरे के मार्क को आसानी से छुपा सकती है। तब नंजाओ का राजा कहता है कि बायू अभी भी नंजाओ के बॉर्डर पर है, तो क्या हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर से किसी को भेजना चाहिए। तब मिनिस्टर कहता है कि पिछली घटनाओं से वो लोग काफी ज्यादा अलर्ट हो गए हैं, इसलिए हमें कुछ टाइम वेट करना चाहिए। और फिर राजा अपने मिनिस्टर से पूछता है कि वो औरत जो आइसोलेटेड आइसलैंड से बचकर निकल गई थी, क्या वो औरत सच में मर चुकी है। तब वो मिनिस्टर कहता है कि जो लोग हमने उस औरत को मारने के लिए भेजा था उन्होंने कहा था कि उन लोगों ने उस औरत को मार दिया है, लेकिन फिर भी हमें उसकी बॉडी नहीं मिली थी, इसलिए हम पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकते। लेकिन ये वो नहीं हो सकती क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा होती। इस केस में तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि हैन जिकिंग उस औरत की बेटी हो। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक मेड आकर प्रिंसेस फ्यान से कहती है कि राजा आपसे मिलना चाहते हैं। उस मेड के जाने के बाद प्रिंसेस फ्यान अपनी पर्सनल मेड से कहती है कि मैं कोई नंजाओ के राजा की सर्वेंट नहीं हूँ कि जब चाहा मुझे बुला लिया और जब चाहा मुझे भगा दिया। तब मेड अपनी मालकिन से कहती है कि ये नंजाओ है, आपको राजा की बात माननी ही होगी। तब प्रिंसेस फ्यान राजा से मिलने उनके रूम की तरफ जाती है और तभी प्रिंसेस फ्यान राजा और रानी के रूम के बाहर से सुनती है कि नंजाओ की रानी राजा से कह रही होती है, मैंने तांग्यू में अपनी एल्डर सिस्टर को लेटर भेज दिया है, वो हैन जिकिंग के फेस पर टैटू को चेक करेगी, और अगर हैन जिकिंग के फेस पर वो टैटू है तो वो सीक्रेटली हैन जिकिंग को हम तक पहुंचा देगी। तब राजा कहता है कि हमें ये सब केयरफुली करना होगा, मैं अभी बायू को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता। तब रानी कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, जुन बायू को बिल्कुल भी शक नहीं होगा। और फिर राजा अपनी रानी से पूछता है कि इन सब के बदले में तुम्हारी बहन क्या चाहती है। तब रानी कहती है कि मेरी बहन चाहती है कि उनका बेटा बाईचन राजा बने और आप बाईचन को राजा बनने में मदद करें। तब राजा कहता है कि अगर वो हमारी हेल्प करेंगे तो मैं उनकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। ये सुनकर प्रिंसेस फियान रूम के बाहर से ही वापस चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बायू जिकिंग और सीतू हनन के साथ वापस अपने मेंशन आता है और होंगी वहां पर उनका वेलकम करती है। और तभी वहां पर सीतू हनन की बहन शाइनर आती है और बायू से कहती है कि मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, फाइनली तुम वापस आ गए। सीतू हनन शाइनर को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शाइनर को वहां पर देखकर जिकिंग अपने रूम की तरफ चली जाती है और फिर तभी वहां पर एंग्यू के राजा के आदमी आते हैं और कहते हैं कि राजा ने आपके आने की खुशी में सेलिब्रेशन रखा है। ये सुनकर शाइनिंग सीतोनन से कहती है कि मैं भी वहां पर जाऊंगी। तब सीतोनन कहता है कि तुम वहां पर नहीं जा सकती। तब राजा का आदमी ये सुनकर कहता है कि राजा ने कहा है मिस्टर सीतू हनन और उनकी बहन भी इस बैंकेट को अटेंड करें। तब बायू राजा के आदमी से कहता है कि ठीक है, हम कल वहां पर आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिकिंग को होंगी और उसकी सभी में छेड़ रही होती है कि आप काफी ज्यादा मोटी हो गई हैं। और तभी वहां पर बायू आ जाता है। जिकिंग बायू से कहती है कि वो होंगी मुझे छेड़ रही है और कह रही है कि मैं मोटी हो गई हूँ। तब बायू जिकिंग से कहता है कि चलो चेक करते हैं कि तुम मोटी हुई हो या नहीं। और इतना कहकर बायू जिकिंग को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है कि तुमने कोई वेट गेन नहीं किया। और फिर वो जिकिंग को रूम में लेकर चला जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि होंगी जिकिंग को महल में पार्टी में जाने के लिए तैयार कर रही होती है और जिकिंग का मेकअप करती है। वहीं दूसरी तरफ नंजाओ में हम नंजाओ की रानी को देखते हैं। रानी की मेड रानी को बताती है कि कल रात को प्रिंसेस फियान अपनी फैमिली से मिलने के लिए जिलिंग वापस चली गई है और इस बात के लिए राजा ने उन्हें परमिशन दे दी है। वहीं दूसरी तरफ तांग्यू में हम राजा के महल में देखते हैं जहाँ पर सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं। शाइनर वहाँ पर आगे आती है और राजा के साथ टोस्ट करती है और कहती है कि मैं आपकी अच्छी हेल्थ की कामना करती हूँ। और तभी रानी शाइनर को अपने पास बुलाती है और कहती है कि 4th प्रिंस के मेंशन में मुझे पता है कि जिकिंग ने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया। तब शाइनर कहती है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बायू मुझे सपोर्ट करता है। तब रानी शाइनर से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, आफ्टर ऑल वो दोनों मैरिड है, तुम्हें जाकर जिकिंग के साथ टोस्ट करना चाहिए। तब शाइनर कहती है कि लेकिन वो इसके लायक नहीं है।
तब रानी कहती है कि सबको पता है कि तुम जिकिंग को पसंद नहीं करती, लेकिन तुम बायू को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। तब शाइनर कहती है कि अगर मैं जिकिंग को टोस्ट भी करूंगी तो वो इसे बिल्कुल भी नहीं पिएगी। तब रानी कहती है कि अगर वो तुम्हारा टोस्ट स्वीकार नहीं करेगी तो वही रूड कहलाएगी। और फिर बाईचुन शाइनर से कहता है कि अगर तुम शांति बनाने के लिए जिकिंग के पास जाओगी तो जरूर बायू भी तुम्हें समझेगा। और यहाँ पर सारा सीन देखकर हमें पता चलता है कि रानी ने जरूर कुछ प्लान किया है जिसमें वो शाइनर का यूज कर रही है। और रानी और बाईचुन शाइनर से कहते हैं कि तुम्हें जिकिंग के साथ जाकर टोस्ट करना चाहिए, और अगर वो तुम्हारा टोस्ट स्वीकार नहीं करेगी तो वो ही रूड कहलाएगी, तो तुम उस शराब को जिकिंग के फेस पर फेंक देना। तब शाइनर रानी और बाईचुन की बात मानकर जिकिंग के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ टोस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन जिकिंग टोस्ट करने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे अल्कोहल पसंद नहीं है। तब शाइनर कहती है कि तुम मेरा अपमान कर रही हो, और फिर शाइनर उस अल्कोहल के गिलास को जिकिंग के फेस पर फेंक देती है। तब बायू शाइनर पर गुस्सा करता है और सितोहनन से कहता है कि अपनी बहन को यहाँ से ले जाओ। और फिर जिकिंग होंगी के साथ अपना फेस क्लीन करने और अपने कपड़े चेंज करने के लिए वहाँ से चली जाती है। अब रूम में होंगी जिकिंग का फेस क्लीन करती है और फिर होंगी जिकिंग से कहती है कि मैं आपके लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ और थोड़ा मेकअप लेकर आती हूँ। और जब होंगी मेकअप और गर्म पानी लेने के लिए जाती है तो एक मेड होंगी से कहती है कि ये मेकअप स्पेशली फोर्थ प्रिंस ने फोर्थ प्रिंसेस कॉन्सर्ट के लिए भेजा है। तब होंगी कहती है कि क्या तुम्हें फोर्थ प्रिंस बायू ने भेजा है? तब वो मेड कहती है कि हाँ, उन्हें प्रिंसेस जिकिंग की बहुत ज्यादा फिक्र है। तब होंगी उस मेकअप को ले लेती है और रूम में आकर जिकिंग को कहती है कि फोर्थ प्रिंस ने आपके लिए स्पेशली ये मेकअप भेजा है। जिकिंग को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन होंगी जिकिंग से कहती है कि आप इतना मत सोचिए। और फिर होंगी जिकिंग के फेस पर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा देती है। इसके बाद जिकिंग फिर से पार्टी हॉल की तरफ आने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे अपने फेस पर हल्की हल्की सी खुजली होने लगती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। और फिर जैसे ही जिकिंग पार्टी हॉल में पहुंचती है तो सभी लोग जिकिंग का फेस देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जिकिंग के फेस का मास्क खराब हो चुका होता है और उसके फेस पर जो टैटू था वो साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। जिकिंग भी सबके रिएक्शन देखकर और अपने फेस पर हाथ लगाकर सबको समझ जाती है, इसलिए जिकिंग जल्दी से उस हॉल से भागती है। तब होंगी भी जिकिंग को रोकने के लिए जिकिंग के पीछे भागती है और यहीं पर हम देखते हैं कि ये सब कुछ रानी का किया हुआ होता है। रानी ने ही उस मेड के हाथों फोर्थ प्रिंस का नाम लेके जिकिंग के पास वो मेकअप भेजा था, और रानी ने उस मेकअप में एक ऐसी चीज मिलाई थी जो अल्कोहल के कांटेक्ट में आने पर बर्न होती है, लेकिन उसकी बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होती। और उसी जैसे जिकिंग के फेस पर जो मास्क था वो भी बर्न हो जाता है और उसका रियल फेस सबको दिखाई देने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि जिकिंग महल से भाग रही होती है और होंगी उसका पीछा कर रही होती है, और तभी कुछ लोग जिकिंग पर अटैक कर देते हैं और जिकिंग को एक बोरे में भरकर किडनैप कर वहाँ से ले जाते हैं। होंगी ये सब कुछ देख लेती है, लेकिन एक पत्थर से टकराकर वो बेहोश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि बायू जिकिंग का पीछा करते हुए वहाँ पर आता है और देखता है कि होंगी बेहोश है। और फिर होंगी बायू को बताती है कि फोर्थ प्रिंसेस कॉन्सर्ट जिकिंग को कोई किडनैप कर ले गया है। और वहीं दूसरी तरफ राजा का आदमी राजा को जिकिंग के साथ जो कुछ भी हुआ होता है वो सारी बात बताता है। और वहीं पर राजा का भाई प्रिंस है राजा से कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ है वो हमारा फैमिली मैटर है, अभी तक पूरी सिचुएशन अनक्लियर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अभी ये ऑर्डर पास करें कि कोई भी इस इंफॉर्मेशन को लीक ना करे। तब राजा प्रिंस एन की बात मान जाता है और सभी से कहता है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो कोई भी इस बात को लीक नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाईचुन जिकिंग को किडनैप कर नंजाओ जा रहा होता है कि तभी रास्ते में प्रिंसेस फियान अपने कुछ साथियों के साथ बाईचुन पर अटैक कर देती और लड़ाई के दौरान प्रिंसेस फियान बाईचुन को मार देती है और जिकिंग को वहां से लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर मिस्टर लीगे आ जाता है और प्रिंसेस फियान से फाइट करने लगता है। प्रिंसेस फियान मिस्टर लीगे से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन मिस्टर लीगे वहाँ से नहीं जाता और प्रिंसेस फियान के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन तभी प्रिंसेस फियान के आदमी जिकिंग पर तलवार रख देते हैं और मिस्टर लीगे जैसे ही जिकिंग की तरफ जाने लगता है तो प्रिंसेस फियान मिस्टर लीगे पर अटैक कर देती है और फिर प्रिंसेस फियान और उसके आदमी जिकिंग और मिस्टर लीगे दोनों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ हम बायू को देखते हैं। प्रिंस एन बायू से कहता है कि तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं भूलनी चाहिए। तब बायू कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और फिर प्रिंस एन वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पर शैडो आता है और कहता है कि हमें फोर्थ प्रिंस कॉन्सर्ट कहीं भी नहीं मिली, ऐसा लगता है कि किसी ने ये सब कुछ प्लान किया था। तब बायू कहता है कि मैं जिकिंग को ढूंढने के लिए सिटी से बाहर जाऊंगा, हमें ये सब कुछ सीक्रेटली करना होगा। अब वहीं दूसरी तरफ हम प्रिंसेस फियान को देखते हैं, जिसने जिकिंग और मिस्टर ली के दोनों को बंदी बना रखा होता है और उन दोनों को अलग अलग जगह पर रखा होता है। प्रिंसेस फियान मिस्टर लीगे से मिलती है। मिस्टर लीगे प्रिंसेस फियान से कहता है कि तुमने मुझे कैद कर क्यों रखा है। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि मैंने तुम्हें कैद कर नहीं रखा थी, लेकिन तुमने मेरे मैटर में इंटरफेयर किया।
मैंने तुम्हें पॉइजन दिया है, लेकिन उससे तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम बहुत ही वीक हो जाओगे, जिस वजह से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और फिर मिस्टर लीगे पूछता है कि जिकिंग कहाँ पर है। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि पता नहीं इस औरत में क्या है, जो सभी आदमी उसे प्रोटेक्ट करने के पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। तब मिस्टर लीगे कहता है कि तुम जिकिंग के साथ क्या करना चाहती हो। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि मैं उसे इतना टॉर्चर करना चाहती हूँ कि वो मर जाए। और फिर प्रिंसेस फियान फिर से मिस्टर लीगे को बेहोश कर देती है। इसके बाद प्रिंसेस फियान जिकिंग के पास जाती है, जहाँ पर जिकिंग बेड़ियों से बंधी होती है, और जिकिंग के चेहरे पर जो टैटू होता है वो भी साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। प्रिंसेस फियान जिकिंग से कहती है कि तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए, अब से बायू तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखेगा। लेकिन जिकिंग अपने आप को देखकर कहती है कि मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि तुम अभी कैदी हो, लेकिन अब भी तुम्हें इतना ज्यादा एटीट्यूड है, तुम अपने आप को देखो, तुम एक्चुअल में एक आइसलैंडर हो। तब जिकिंग कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन बायू तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखेगा। तब प्रिंसेस फियान को गुस्सा आ जाता है, और फिर प्रिंसेस फियान जैसे ही जिकिंग को मारने लगती है, तभी वहां पर प्रिंसेस फियान का भाई चू ताएंगे आ जाता है और प्रिंसेस फियान को रोक लेता है और कहता है कि तुम इसे मार नहीं सकती, ये हमारे लिए बहुत ही काम की चीज है, इसके थ्रू हम वायु को कंट्रोल कर सकते हैं और जो चाहे उसे करवा सकते हैं। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि आपने मुझसे कहा था कि वायु हमें चाहे कुछ भी ऑफर कर, लेकिन आप जिकिंग को नहीं बख्शेंगे। तब चू ताएंगे कहता है कि तुम समझती क्यों नहीं, जिकिंग एक आइसलैंडर है, और वैसे भी नंजाओ का राजा काफी समय से आइसलैंडर को ढूंढ रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन सब के पीछे जरूर कुछ बड़ा सीक्रेट है? अगर हम उस सीक्रेट तक पहुंच गए तो हम ना सिर्फ वायु को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि तुम भी नंजाओ के राजा से आजाद हो सकती हो। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम हमेशा नंजाओ के राजा की रखेल बनकर रहो? तब प्रिंसेस फियान मान जाती है और कहती है कि मैं जिकिंग को तब तक कुछ नहीं करूंगी जब तक हम जिकिंग को जिलिंग तक नहीं लेकर जाते। तब चू ताएंगे कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है कि हम जिकिंग को जिलिंग लेकर जा सके? तब प्रिंसेस फियान कहती है कि हाँ। और फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस फियान चू ताएंगे को मिस्टर लीगे की बहन जाओशी से मिलवाती है। वहीं दूसरी तरफ हम बायू को देखते हैं, जिसे रास्ते में बाइचन और उसके आदमी मरे हुए मिलते हैं, और जब शैडो चेक करता है तो वहाँ पर उसे एक आदमी जिंदा मिलता है। बायू उस आदमी से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो वो आदमी कहता है कि सेकंड प्रिंस बाइचन जिकिंग को लेकर नंजाओ जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में हम पर प्रिंसेस फियान ने अटैक कर दिया और सेकंड प्रिंस को मार दिया और जिकिंग को अपने साथ लेकर चली गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस फियान अपने भाई चू ताएंगे को मिस्टर लीगे की बहन जाओशी से मिलवाती है और कहती है कि प्रिंसेस फियान जिकिंग को जिलिंग ले जाने में हमारी मदद करेगी। मैंने जाओशी के साथ ये डील की है कि अगर वो हमारी मदद करेगी तो मैं उसके भाई मिस्टर लीगे को छोड़ दूंगी। और फिर जाओशी प्रिंसेस फियान और उसके भाई चू ताएंगे से कहती है कि मेरा भाई बेवकूफ है जो वो आप दोनों के मैटर के बीच आया, आप उसे छोड़ दीजिए। लेकिन चू ताएंगे प्रिंसेस फियान से कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन जाओशी कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी, और मैं भी जिकिंग से नफरत करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। आप लोग जिकिंग को समुद्री रूट से लेकर जाएंगे और वो सी रूट डोंगलिंग की प्रॉपर्टी है, क्योंकि जिकिंग को तांग्यू से बाहर लेकर जाना बहुत ही इम्पॉसिबल है। बायू ने सभी एग्जिट क्लोज कर दिए हैं, इसलिए हम लोग सी रूट के थ्रू वहाँ पर जाएंगे, जिससे जिन बायू हमें पकड़ नहीं पाएगा। तब चू ताएंगे कहता है कि ठीक है। और फिर जाओशी मिस्टर लीगे से मिलती है। मिस्टर लीगे जाओशी को वहाँ पर देखकर कहता है कि तुम इन लोगों के साथ क्या कर रही, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम जिकिंग के साथ कुछ भी नहीं करोगी, अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जाओशी कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ और तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस फियान और जाओशी जिकिंग के पास जाती है। प्रिंसेस फियान जाओशी को बताती है कि जिकिंग एक आइसलैंडर है, लेकिन मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। तब जाओशी कहती है कि तो हमें टेस्ट करना चाहिए कि जिकिंग सभी जहरों से प्रतिरक्षित है या नहीं। और फिर वो लोग जिकिंग को जहर देते हैं, जिस वजह से जिकिंग तड़पने लगती है, और वहीं पर वो लोग मिस्टर लीगे को भी ले आते हैं। जिकिंग को इस हालत में देखकर मिस्टर लीगे को बहुत तकलीफ होती है और वो सभी से कहता है कि तुम देख लेना बायू तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। और प्रिंसेस फियान मिस्टर लीगे से कहती है कि मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद प्रिंसेस फियान के आदमी मिस्टर लीगे को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लीगे जहाँ पर लेटा होता है वहाँ पर वो अपने खून से सी रूट का पता लिखता है, ताकि जब बायू जिकिंग को वहाँ पर ढूंढने के लिए आए तो वो ये देख ले और जिकिंग को बचा ले। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बायू राजा के पास जाता है और राजा को बताता है कि वो बाइचन है जिसने जिकिंग का किडनैप किया है। रानी राजा से कहती है कि बायू बिना बात के बाइचन पर इल्जाम लगा रहा है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। तब बायू उस सोल्जर को लाता है जो कि उसे रास्ते में मिला था और जो बाइचन का आदमी था। वो आदमी राजा को बताता है कि बाइचन ने ही जिकिंग का किडनैप किया था और हम लोग उसे लेकर नंजाओ जा रहे थे
और तभी वहाँ पर बायू के आदमी बाईचंद की लाश लेकर आते हैं। रानी बाईचंद की लाश देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और बायू से कहती है कि तुमने मेरे बेटे बाईचंद को क्यों मार दिया। तब बायू के कहने पर वो आदमी सभी को बताता है कि बाईचंद को बायू ने नहीं मारा, बल्कि प्रिंसेस फियान ने बाईचंद को मारा है। राजा ये सुनकर रानी से कहता है कि तुमने ये सब कुछ क्या किया, बाईचंद हमेशा तुम्हारी बात सुनता था। तब रानी कहती है कि हाँ, सब कुछ मैंने ही किया है। मेरे ही कहने पर बाईचंद ने जी किंग को किडनैप किया था और बाईचंद उसे नंजाओ छोड़ने के लिए जा रहा था, क्योंकि बायू हमेशा बाईचंद के आगे बढ़ने में रोड़ा बनता रहता है। ये सब बायू का फॉल्ट है। और इतना कहकर रानी जोर जोर से रोने लगती। तब बायू राजा से कहता है कि सब कुछ आपके सामने है, तो अब आपको क्या करना है ये आपका फैसला है। और इतना कहकर बायू अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रानी भी सुसाइड कर लेती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपका एपिसोड पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।